पॉलिनोमियल के चैप्टर में ज़्यादातर बच्चे गलती क्या करते हैं, क्वाड्रेटिक इक्वेशन के बारे में ज़्यादा क्वेश्चन इस चैप्टर में दिए हुए हैं। पॉलिनोमियल्स के चैप्टर में भी क्वाड्रेटिक के बहुत सारे क्वेश्चन दिए गए हैं, तो वो क्वाड्रेटिक इक्वेशन को अच्छे से सॉल्व करना सीख लेते हैं। अल्फ़ा बीटा उनके रूट्स हो गए, और फिर अल्फ़ा बीटा और फिर उनके कोफिशिएंट्स ए बी सी के बीच में रिलेशनशिप अच्छे से पढ़ लिया, और इस पर क्वेश्चन को वो अच्छे से सॉल्व कर लेते हैं। लेकिन ये भूल जाते हैं कि ये चैप्टर है पॉलिनोमियल का। यहाँ क्वाड्रेटिक ही नहीं, यहाँ हर डिग्री के पॉलिनोमियल की बात होगी। ठीक है, स्टार्ट होगा आपका 1 डिग्री से 2 डिग्री 3 डिग्री 4 डिग्री तक जा सकता है। सिर्फ क्वाड्रेटिक नहीं, जितने टाइप के पॉलिनोमियल इसमें हो सकते हैं जनरली 4 डिग्री तक, उससे रिलेटेड क्वेश्चंस इसमें आ सकते हैं। ठीक है, अब आप ये सोचोगे कि हाँ क्वाड्रेटिक के ज़्यादा एग्जाम्पल ज़्यादा क्वेश्चंस दिए गए हैं, तो फिर ठीक है क्वाड्रेटिक ही आएगा इसमें से। क्वाड्रेटिक के लिए एक अलग चैप्टर आपके लिए है। ये चैप्टर आपका है पॉलिनोमियल का। पॉलिनोमियल का मतलब वो 2 डिग्री का भी हो सकता है, क्वाड्रेटिक भी हो सकता है, लीनियर भी हो सकता है, क्यूबिक भी हो सकता है, बाई क्वाड्रेटिक भी हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। तो इस वजह से ये नहीं क्वाड्रेटिक अच्छे से आ रहा है तो फिर क्वाड्रेटिक पे फोकस करें, उसके सारे क्वेश्चंस करें, और बाकी उसको नेग्लेक्ट करें, अवॉइड करें बाकी सारे क्वेश्चन को। ऐसा नहीं करना है। यहाँ पर आपको पॉलिनोमियल पर फोकस करना है। जो भी पॉलिनोमियल मिलता है आपको, लीनियर की बात छोड़ दीजिए, क्योंकि लीनियर पॉलिनोमियल है वो हम ऑलरेडी प्रीवियस क्लासेस में पढ़ चुके हैं। 9th में आप जो है लीनियर पॉलिनोमियल के बारे में अच्छे से पढ़ चुके हैं, उसको सॉल्व कर चुके हैं। यहाँ जो पॉलिनोमियल का सीन शुरू होगा वो 2 डिग्री के पॉलिनोमियल से, यानी कि क्वाड्रेटिक से, क्यूबिक भी और बाई क्वाड्रेटिक भी, मतलब 2 डिग्री 3 डिग्री और 4 डिग्री। इन पॉलिनोमियल्स पर हमें फोकस करना है। तो आइए स्टार्ट करते हैं ये प्यारा सा चैप्टर पॉलिनोमियल्स, जिसका मतलब सिर्फ क्वाड्रेटिक नहीं होता, क्यूबिक भी हो सकता है और बाई क्वाड्रेटिक भी हो सकता है। पॉली का मतलब होता है मेनी, और इस नॉमिनल्स का मतलब होता है टर्म, यानी जहां आपको मेनी टर्म्स दिखाई दे जाए, कई सारे टर्म्स दिखाई दे जाए, उसे हम पॉलिनोमियल कहेंगे। लेकिन ध्यान देना है आपको, ये हम पढ़ रहे हैं भैया अलजेब्रा में। ठीक है, अलजेब्रा का मतलब ही होता है एक वेरिएबल। ठीक है, यहाँ वेरिएबल भी होना चाहिए। बिना वेरिएबल के भी पॉलिनोमियल का नाम होगा, ऐसा नहीं है कि वेरिएबल नहीं है तो फिर पॉलिनोमियल को कोई नाम नहीं होगा। लेकिन यहाँ जो हम पढ़ेंगे वो क्या होगा भैया, वेरिएबल वाले केस में, मतलब जो अपना पॉलिनोमियल रहेगा उसमें एक वेरिएबल तो ज़रूर ही रहेगा। ठीक है, और यहाँ हम सिंगल वेरिएबल यानी 1 वेरिएबल के केस में ये सब कुछ पढ़ने जा रहे हैं, पॉलिनोमियल को पढ़ने जा रहे हैं 1 वेरिएबल के केस में। ठीक है, सिंगल वेरिएबल, 2 वेरिएबल नहीं, सिंगल वेरिएबल। डबल वेरिएबल के लिए जो आपके क्वेश्चन होंगे वो इसके नेक्स्ट वाले चैप्टर में है। इस पॉलिनोमियल में हम क्या करने जा रहे हैं, सिंगल वेरिएबल पर जो पॉलिनोमियल बनते हैं उनको पढ़ने जा रहे हैं। ठीक है, क्लियर है। अब आगे बढ़ते हैं। पॉली का मतलब मेनी, नॉमिनल्स का मतलब टर्म्स हो गया भैया। एग्जांपल से समझते हैं, जैसे सपोज दैट ये अपना 3x है, ये एक पॉलिनोमियल है। x क्या है, यहाँ पर वेरिएबल है, और 3 क्या है, कांस्टेंट टर्म है। हमने कहा भैया 4, ये बताइए ये पॉलिनोमियल है? हाँ, ठीक है। आप कहोगे नहीं ये तो 4 है, ये तो अरिथमेटिक का पार्ट है, यहाँ अलजेब्रा मतलब वेरिएबल कोई आया ही नहीं, ये कोई टर्म नहीं हो सकता, मतलब ये कोई पॉलिनोमियल नहीं हो सकता। लेकिन ऐसा नहीं है, ये भी एक पॉलिनोमियल है। कैसे, ज़रा देखें। इसके बगल में अगर हमने x लिख दिया और इसके ऊपर 0 लगा दिया, x की पावर 0 कर दिया, अब ये हो गया कि नहीं, दिख रहा है कि नहीं। जैसे आप 4x स्क्वायर प्लस 3 कर दिया, इसे आप पॉलिनोमियल कहोगे। वैसे 4x टू द पावर 0 कर दिया, ठीक है, आप इसको कहोगे ना पॉलिनोमियल। तो ये भी तो पॉलिनोमियल है, x टू द पावर 0 है बस, और क्या। ठीक है, ये भी पॉलिनोमियल है, 4 भी पॉलिनोमियल है, लेकिन ये क्या है, कांस्टेंट पॉलिनोमियल है। ठीक है, इसमें कोई वेरिएबल का टर्म है ही नहीं भैया, इसलिए ये कांस्टेंट पॉलिनोमियल है। ये कब आता है, जब आपकी डिग्री याद आया, डिग्री 0 हो जाए, पॉलिनोमियल की डिग्री 0 हो जाए। डिग्री क्या होती है, इसे भी थोड़ा रिवाइज कर लेते हैं, हाईएस्ट पावर। ठीक है, जो भी उसमें वेरिएबल है पॉलिनोमियल में, हाईएस्ट पावर ऑफ वेरिएबल। सिंगल वेरिएबल की बात करेंगे या डबल वेरिएबल, यहाँ सिंगल ही पढ़ेंगे हम। तो जो सिंगल वेरिएबल x y z कुछ भी है, ठीक है, a b c d कुछ भी है, उसका जो हाईएस्ट पावर होगा उसे कहेंगे डिग्री। अब डिग्री की बात थोड़ा सा कर लेते हैं, एक कॉलम बनाते हैं डिग्री का। ठीक है, इधर लिखते हैं टाइप ऑफ पॉलिनोमियल, यानी डिग्री पर जो बेस्ड होंगे, डिग्री के आधार पर यानी बेसिस पर हम पॉलिनोमियल्स को अलग अलग नाम देंगे भैया। इधर एग्जाम्पल लिख लेते हैं, ठीक है, और एग्जाम्पल भी देते चले जाएंगे हम। डिग्री जो होती है ना भैया, जितनी डिग्री होती है उतने नंबर ऑफ जीरोज भी मिलते हैं हमको, ध्यान देना।
नंबर ऑफ जीरोज उतने होंगे जितनी डिग्री होगी उस पॉलिनोमियल की। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हमने कहा था भैया इसकी डिग्री 0 थी ना, सबसे छोटा तो 0 ही होगा। 0 डिग्री वाला एक पॉलिनोमियल, उसको कहेंगे भैया कांस्टेंट पॉलिनोमियल, ठीक है। उसका नाम होगा कांस्टेंट पॉलिनोमियल, ठीक है, कांस्टेंट पॉलिनोमियल। एग्जाम्पल क्या होगा भैया, जैसे 4 हो गया, -3 हो गया, -2 हो गया, 1/4 हो गया, ये सब क्या है, कांस्टेंट पॉलिनोमियल है। अगर आप इसको देखना चाहते हो प्योर पॉलिनोमियल के फॉर्म में तो बगल में x लिखो और इसके ऊपर 0 लगा दो भैया, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। क्यों कोई फर्क नहीं पड़ेगा? क्योंकि x टू दी पावर किसी की भी पावर, ठीक है, A to Z किसी की भी पावर अगर 0 कर दिया हमने तो वैल्यू आती है 1, और 4 में 1 से मल्टीप्लाई करेंगे फिर से 4 आ जाएगा, यानी 4 इंटू x टू दी पावर 0 के फॉर्म में लिख सकते हैं। ये कांस्टेंट पॉलिनोमियल के एग्जांपल्स हुए। एक चीज और, नंबर ऑफ जीरोज, हाईएस्ट पावर जो वेरिएबल की होगी वो डिग्री होगी, और वही नंबर ऑफ जीरोज भी होंगे। अगर नंबर ऑफ जीरोज की बात करें इस कांस्टेंट पॉलिनोमियल में क्या होगा, 0, डिग्री 0 तो जीरोज भी 0 होंगे, नंबर ऑफ जीरोज भी 0 होंगे, ठीक है। 1 डिग्री यानी कि डिग्री अगर 1 है, ऐसे पॉलिनोमियल को कहते हैं लीनियर पॉलिनोमियल, ठीक है, लीनियर पॉलिनोमियल, लीनियर, ठीक है। इसके एग्जांपल में जैसे देखिए 3x + 1 हो गया, सिर्फ -4x ये भी एक लीनियर पॉलिनोमियल है, x/4 ये भी एक लीनियर पॉलिनोमियल है। x की जगह आप y भी कर सकते हो, अगर y वेरिएबल है तो y के फॉर्म में y/4 लिख सकते हैं, ठीक है, क्लियर है। आगे देखें, डिग्री को और आगे बढ़ाते हैं। एक चीज़ और, ये जो डिग्री है इतने नंबर ऑफ जीरोज भी होंगे। इस लीनियर पॉलिनोमियल के नंबर ऑफ जीरोज कितने होंगे, 1 होगा, सिर्फ एक सिंगल 0 होगा यहाँ पर। कैसे मिलेगा, अब 0 के लिए आप आगे हम बताएंगे, लेकिन फिर भी जान लीजिए 0 का मतलब होता है उस पॉलिनोमियल को आप 0 पुट कर देते हो, 0 पुट किया और उस वेरिएबल की वैल्यू फाइंड कर लेते हो। चलें, यहाँ पर वेरिएबल की अगर वैल्यू फाइंड करना है तो इसको थोड़ा सा ऊपर लेके जाते हैं, क्योंकि नीचे जगह नहीं है ना, हमें क्वाड्रेटिक 2 डिग्री वाले पॉलिनोमियल के बारे में कुछ इन्फॉर्मेशन लिखना है। तो 3x + 1 = 0, 3x + 1 = 0, 1 को इधर साइड लेकर के आए, इधर 3x बचा है, इधर -1। अगर x की वैल्यू फाइंड करना चाहेंगे तो 3 को क्या करना पड़ेगा, -1 के नीचे ढकेल करके लाना पड़ेगा, x की वैल्यू -1/3 आई। ये जीरोज है। जीरोज का मतलब अगर हम लिटरली समझे तो क्या है कि जो पॉलिनोमियल जिस वैल्यू पर 0 हो जाए, ये पॉलिनोमियल है जिस भी वैल्यू पर 0 हो जाए उसे कहते हैं उसका 0। तो हमने पॉलिनोमियल को 0 किया, x की वैल्यू -1/3 आ गई, यही इसका 0 है। क्योंकि ये लीनियर पॉलिनोमियल था, 1 डिग्री का पॉलिनोमियल था, इसलिए इसके नंबर ऑफ जीरोज भी सिंगल आया, 1 आया है, -1/3। आगे बढ़ते हैं, डिग्री को और आगे बढ़ाते हैं, 1 डिग्री और इंक्रीज करते हैं, डिग्री 2 डिग्री वाला जो पॉलिनोमियल होगा उसको कहा जाएगा क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, ठीक है, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। इसका एग्जाम्पल देख ले भैया, x² + x + 1, ठीक है। मतलब क्या है कि ये जो 2 डिग्री वाला टर्म है ये आपके पास रहना चाहिए, ये ज़रूरी है, ठीक है। 2 डिग्री वाला टर्म आपके पास रहना चाहिए, ये तो ज़रूरी रहना चाहिए, बाकी ये दोनों रहे या ना रहे, ठीक है। जैसे -4x², ये भी एक 2 डिग्री का यानी क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है, लेकिन अगर हमने इसी को गायब कर दिया, सिर्फ x + 1 लिख दिया, तो ये नहीं है, ये तो लीनियर हो गया, ठीक है। यानी x² वाला टर्म तो आपके पास रहना ही चाहिए, बाकी दोनों जो टर्म्स हैं, x वाला टर्म और बाकी एक कांस्टेंट टर्म, वो रहे या ना रहे, ये तो रहना ही चाहिए। तो हो गया भैया 2 डिग्री वाला पॉलिनोमियल। इसका एग्जांपल देखा हमने, ये 2 डिग्री की पॉलिनोमियल है जिसको क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल कहा। इसके नंबर ऑफ जीरोज भी 2 आएंगे, क्योंकि डिग्री 2 है तो नंबर ऑफ जीरोज भी 2 आएंगे। यानी इसमें अगर हमने इसको = 0 रखा और इसको सॉल्व किया तो x की 2 वैल्यूज आएंगी, ठीक है। क्यों? क्योंकि ये इसकी डिग्री, इस पॉलिनोमियल की, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल की डिग्री 2 है। डिग्री को 3 लेते हैं, इसका नाम होता है क्यूबिक पॉलिनोमियल, ठीक है, क्यूबिक पॉलिनोमियल, ठीक है। इसके एग्जांपल में आप ले लीजिए 3x⁴ + 2x² कर लें, +x कर लें, +1 कर लें। ये क्या है? एक क्यूबिक पॉलिनोमियल है जिसमें हाईएस्ट पावर इस वेरिएबल की कहाँ दिखाई दे रही है? 3 दिखाई दे रही है। इस वजह से क्या हुआ? ये क्यूबिक पॉलिनोमियल हो गया। इसको भी =0 रख करके x की वैल्यू फाइंड करेंगे, 3 वैल्यूज आएंगी और वो जीरोज कहे जाएंगे, और जितने नंबर ऑफ जीरोज होंगे उतनी डिग्री होगी, यानी जितनी डिग्री है इस पॉलिनोमियल की उतने नंबर ऑफ जीरोज आएंगे। क्लियर है? आगे बढ़ें, अगर डिग्री को 1 और बढ़ा देते हैं, ठीक है, धक्का मुक्का देख करके 1 डिग्री और बढ़ा देते हैं, 4 डिग्री हो गई। अब नंबर ऑफ जीरो भी 4 मिलने लगेंगे, इसको कहा जाएगा बाई क्वाड्रेटिक, ठीक है,
बाई क्वाड्रेटिक। ऐसा क्यों बोला गया भैया, क्वाड्रेटिक तो था ही यहाँ पर, बाई का मतलब 2, यानी 2 क्वाड्रेटिक मिलकर के, एक क्वाड्रेटिक की डिग्री 2 होती है, 2 क्वाड्रेटिक मिलेंगे तो 2 + 2 4 हो जाएगा, इस वजह से बाई क्वाड्रेटिक उसको बोला जाता है, बाई क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। एग्जाम्पल में देख लें, x⁴ + x + 1, ये भी एक 4 डिग्री का पॉलिनोमियल है, यानी कि ये बाई क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है। भले सारे टर्म्स हों चाहे ना हो, लेकिन ये जो हाईएस्ट पावर वाला टर्म है वो तो हमारे पास है, दिखाई दे रहा है, इस वजह से ये भी क्या है, ये क्या है, बाई क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है। समझ में आया। इसको भी =0 करेंगे, x की 4 वैल्यूज आएंगी और वो जीरोज होंगे इस पॉलिनोमियल के। तो इस चैप्टर में आपको बेसिकली क्या करना है, जीरोज के बारे में पढ़ना है। तो चले हम जीरोज को हीरोज बनाते हैं। और जीरोज के बारे में डिटेल में पढ़ने से पहले ज़रा ये भी देख लें, ये जो अलग अलग डिग्री वाले अलग अलग पॉलिनोमियल्स आए हैं, इनका ज्योमेट्रिकल मीनिंग क्या होता है और साथ में जीरोज का ज्योमेट्रिकल मीनिंग क्या होता है, इसे देखें ज़रा। इस 1 डिग्री से शुरू करते हैं हम, ठीक है। 0 डिग्री को भूल जाओ भैया, क्योंकि ये कोई 0 डिग्री बस केवल नाम का ही है, इससे कोई फ़ायदा नहीं है, ये एक नंबर ही है, ठीक है। ये हमें क्या कर देता है, आपको अलजेब्रा से सीधा अरिथमेटिक में पहुंचा देता है, और अरिथमेटिक में पहुंच जाएंगे तो फिर ये सब पॉलिनोमियल वगैरह भूल जाइए, ठीक है ना। ये पॉलिनोमियल वगैरह हम पढ़ते हैं अलजेब्रा में, और अरिथमेटिक में सिर्फ नंबर्स के बारे में पढ़ते हैं। और ये अगर 0 डिग्री है, कांस्टेंट पॉलिनोमियल है, तो एक सिंगल नंबर हो जाएगा, वो अरिथमेटिक का पार्ट है। रहने दीजिए भैया, हमको अलजेब्रा में ही अच्छा है, यहीं रहना है हमको, ठीक है। अगर डिग्री 1 है तो अपना पॉलिनोमियल रहेगा एग्जाम्पल के तौर पर 3x + 1, इस टाइप का, ठीक है। अगर इसका ग्राफ देखा जाए, अगर 3x + 1 है, देखें ग्राफ के लिए क्या होता है, अब ये जो पॉलिनोमियल है ना, जो भी पॉलिनोमियल है, जैसे सपोज दैट हमने क्या किया यहाँ पर, पॉलिनोमियल को हम px से रिप्रेजेंट करते हैं, स्मॉल p, ठीक है। पॉलिनोमियल को इस तरह से रिप्रेजेंट करते हैं, ये वाला p जो है फॉर पॉलिनोमियल, और ब्रैकेट में x लिखते हैं, और ये बताता है कि ये भैया कौन सा वेरिएबल आपने लिया है, ठीक है। अगर हमने वेरिएबल x लिया है तो हमारा पॉलिनोमियल x के फॉर्म में होगा। अगर हमने लीनियर की बात करें तो 3x + 1 ये हमारा हो गया। अगर यहीं पर y लिखते हैं, इसका मतलब y के फॉर्म में ये एक्सप्रेशन होता है, ये पॉलिनोमियल होता, और कुछ इस तरह से y² + y + 1 जैसे भी है, या फिर 2y + 1, ठीक है। इस तरह के पॉलिनोमियल आपको मिलते हैं, यानी जो वेरिएबल है वहाँ पर आपका y रहता है, x नहीं रहता। अगर px लिखा है मतलब क्या, वेरिएबल आपको x ही होने वाला है, तो ज़्यादातर आपको px ही दिखाई देगा, py नहीं दिखाई देगा, ठीक है। कभी कुछ केस में दिखाई दे सकता है, यहाँ y की जगह s भी हो सकता है, t भी हो सकता है, कुछ भी हो सकता है, वेरिएबल हम कुछ भी ले सकते हैं। ये जो px है, जब हम कार्टेशियन प्लेन बनाते हैं, ये x पॉजिटिव x एक्सिस होता है और ये नेगेटिव x एक्सिस होता है। ये हुआ y का पॉजिटिव वाला पार्ट और ये y का नेगेटिव वाला पार्ट, ठीक है। ये जो दोनों एक्सिस जहाँ पर इंटरसेक्ट करते हैं 90 डिग्री पर, उसे कहते हैं ओरिजिन। क्लियर है। अब अगर हमने ये जो y एक्सिस है ना, ठीक है, y एक्सिस, इस पर y की वैल्यू मिलती है, ठीक है, y पॉजिटिव हो चाहे नेगेटिव। अगर हमने y = ही px सपोज कर लिया है, यानी जो पॉलिनोमियल है उसको हमने इस एक्सिस पर, ये जो वर्टिकल एक्सिस है, वर्टिकल लाइन, इस पर रिप्रेजेंट करना है, और ये जो x है, जो वेरिएबल है, उसको हमने यहाँ पर, ठीक है, x एक्सिस पर, ठीक है, तब हम इसको ड्रॉ कर सकते हैं इस कार्टेशियन प्लेन पर। अब देखें ज़रा, इसका ग्राफ ड्रा करने के लिए क्या करना पड़ेगा, आपको एक टेबल बनाना पड़ेगा जहां हम x की वैल्यू भी लिखेंगे और y की वैल्यू भी, ठीक है, x और y की वैल्यू। और हमने कहा y क्या भैया, ये तो px को हमने y सपोज कर लिया, यानी y जो आएगा वहाँ हम क्या करेंगे, वो px की वैल्यू ही होगी, वो अपना जो पॉलिनोमियल है उसी की वैल्यू होगी। चलें कुछ वैल्यूज़ यहाँ पर पता कर लेते हैं। ये हुआ x, कम से कम 2 वैल्यूज़ ले लेते हैं। एक ग्राफ ड्रॉ करने के लिए 2 वैल्यूज़ की ज़रूरत पड़ेगी हमें। तो देखें, अगर x की वैल्यू अपनी मर्जी से हम कुछ भी ले लें, सपोज दैट 0 कर लिया हमने। अगर x की वैल्यू 0 किया तो यहाँ देखें 3 × 0 0 हो जाएगा, +1, यानी कि y की वैल्यू सिर्फ 1 बचेगी, यानी px जो पॉलिनोमियल है उसकी वैल्यू सिर्फ 1 बची, ठीक है, उसकी वैल्यू 1 हो गई। हमने y और px को एक ही लाइन पर समझा है। अगर y की वैल्यू कह रहे हैं, इसका मतलब ये px की वैल्यू भी है। क्लियर है। आगे बढ़ें, कुछ और पॉइंट्स रखते हैं। सपोज दैट हमने यहाँ पॉइंट रखा है -1, ठीक है, -1 रखा, x की वैल्यू -1 रखी। अब यहाँ y की वैल्यू फाइंड करने के लिए, ठीक है, यानी px की वैल्यू फाइंड करने के लिए हमें जो है इस x की वैल्यू को, यानी -1 को इसमें रखना होगा, पुट करना होगा। 3 × -1 -3 होगा, +1, फाइनली ये -2 आएगा। अब अगर हमें ग्राफ ड्रॉ करना है, ये हमारे पॉइंट्स होंगे। सपोज दैट ये P है
और ये Q, 2 पॉइंट्स हमारे पास मिल गए हैं। अब हम आसानी से ग्राफ को ड्रॉ कर सकते हैं। इनका जो है ये जो लीनियर इक्वेशन है, इक्वेशन ही पॉलिनोमियल इक्वेशन तब बनता है जब हम इक्वल 0 लिखते हैं तब। जब तक इक्वल 0 नहीं है इसका मतलब क्या है भैया, ये सिर्फ अभी पॉलिनोमियल है। पॉलिनोमियल को इक्वेशन बनाने के लिए इक्वल 0 रखना पड़ता है। अब देखिए 2 पॉइंट्स हमारे पास हैं 0 और 1, x की वैल्यू 0 y की वैल्यू 1, x की वैल्यू 0 y की वैल्यू 1। x की वैल्यू 0 कहाँ मिलनी है, y एक्सिस पर। y इक्वल टू 1 कहाँ मिलेगा, ये पॉजिटिव 1 2 3 है, ठीक है। और ये नेगेटिव y का नेगेटिव -2 -3 है। थोड़ा सा और दूर बनाएं भैया, बराबर बराबर 1 2 3, यानी 1 2 3। इधर साइड जाएंगे -1 -2 -3। इतने पॉइंट्स बना लेते हैं, इतने जो है आप डिवीज़न बना लेते हैं ताकि हम इसको प्लॉट कर सकें अच्छे से। पॉइंट्स देखें, x इक्वल्स टू 0, y की वैल्यू 1 है। x 0 कहाँ मिलेगा, y एक्सिस पर मिलता है। इस y एक्सिस पर ना x 0 होता है और इस x एक्सिस पर y 0 होता है। ये दोनों आपस में समझौता कर लेते हैं कि भैया तू जहाँ है वहाँ मैं 0 और मैं जहाँ हूँ वहाँ तुम्हें 0 होना पड़ेगा। ये आपस में समझ लेते हैं। तो देखें भैया x की वैल्यू 0, y की वैल्यू 1 कहाँ मिलेगी, यहाँ मिलेगी भैया। और x 0 है तो बस यही पॉइंट अपना P है। अगर हम चाहें तो लिख भी सकते हैं P की वैल्यू P लिखें और यहाँ 0, 1 लिखें। ये रिप्रेजेंटेशन होता है, ठीक है ना, ये रिप्रेजेंटेशन होता है पॉइंट्स का, जो हम जानते हैं कि ये x की वैल्यू है और ये y की वैल्यू है। थोड़ा और डिटेल में जाएं तो ये x की वैल्यू को एब्सिसा कहते हैं, y की वैल्यू को ऑर्डिनेट कहते हैं। x की वैल्यू को एब्सिसा और y की वैल्यू कहते हैं ऑर्डिनेट, ठीक है, ऑर्डिनेट। और एक आप नाम सुने होंगे कोऑर्डिनेट। इन दोनों को मिला करके जो दोनों वैल्यूज जहाँ लिखी जाती हैं उसे कहते हैं कोऑर्डिनेट्स, ठीक है, कोऑर्डिनेट्स। तो ये हमने कोऑर्डिनेट्स लिखे हैं P पॉइंट के 0, 1, जिसमें 0 x की वैल्यू है, y जो है y की वैल्यू 1 है। एक पॉइंट मिल गया, हमें Q को भी रिप्रेजेंट करना पड़ेगा। Q की वैल्यू ऐसे आएगी भैया, -1 x की वैल्यू है, -1 x कहाँ मिलेगा, यहाँ पर x की -1 वैल्यू मिलेगी, y की वैल्यू -2 यानी कि यहाँ पर, ठीक है। अब 2 पॉइंट्स मिल गए, क्या करना होगा, इस पॉइंट से हमें ऐसी लाइन खींचना होगा जो y एक्सिस के पैरेलल आए और इस पॉइंट से ऐसी लाइन खींचना होगा जो x एक्सिस के पैरेलल जाए। और ये दोनों जहाँ कटेंगे ना वहीं अपना Q पॉइंट्स होगा। और इस पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स कितने हैं, -1 -2, ठीक है, जिसमें एब्सिसा -1 है, ऑर्डिनेट -2 है। 2 पॉइंट्स मिल गए हमें। अब बहुत छोटा ग्राफ बना है भैया, थोड़ा समझने में प्रॉब्लम हो सकती है। इन दोनों पॉइंट्स को कनेक्ट करते हैं, ठीक है, जोड़ते हैं भैया, जोड़ा और इसको खींच दिया दोनों तरफ, ठीक है, इसको दोनों तरफ खींचा। ये बन गई लाइन अपनी जो दोनों तरफ इनफिनिटली लॉन्ग है, इनफिनिट तक जा रही है। और एक्चुअल में जो लीनियर ग्राफ है ना, लीनियर पॉलिनोमियल, ये लाइन का ही ग्राफ होता है। ये लाइन को रिप्रेजेंट करता है। 1 डिग्री का पॉलिनोमियल जिसे लीनियर कहते हैं, ये लाइन को रिप्रेजेंट करता है। तो ये हमने जो ग्राफिकली रिप्रेजेंट किया है वो एक लाइन आ गई एक्चुअल में, ठीक है। यानी ये जो ग्राफ है, ये जो लाइन है, उसका इक्वेशन क्या था भैया, y इक्वल्स आप लिख सकते हैं 3x + 1, ठीक है, y इक्वल्स 3x + 1। ये ग्राफ है, ये लाइन इस पॉलिनोमियल का ग्राफ है। अगर 0 कहीं भी फाइंड करना है तो इक्वल्स टू 0 रखेंगे। और x की वैल्यू i कितनी थी भैया, x की वैल्यू 0 रखने पर, ये पूरा पॉलिनोमियल की वैल्यू 0 रखने पर x की वैल्यू -1/3 आई थी, ठीक है। यानी ये 0 है, इस लीनियर पॉलिनोमियल का -1/3 0 है, यही 0 है। अब देखिए ये जो लाइन हमने खींचा है ना, ठीक है, इधर से जा रही है और ये x एक्सिस को जहाँ काटेगी ना, ठीक है, कुछ दिख रहा है कि हाँ एक्सिस को ये जो है इस ओरिजिन से लेफ्ट साइड में, थोड़ा सा लेफ्ट साइड में जाने पर काट रही है, हल्का सा ही, ठीक है, 1 से बहुत पहले है और ओरिजिन के जस्ट पास में ही है। और ये जो पॉइंट जहाँ पर ये x को काट रहा है ना, यही वो पॉइंट है जो x की वैल्यू आई थी -1/3, -1/3 यही जो वैल्यू है उसी पॉइंट पर ये लाइन x एक्सिस को काट रही है, ठीक है। यानी ये हमें क्लियर हो गया कि जो 0 होता है कहाँ मिलता है हमें, x एक्सिस पर मिलता है और वो x की वैल्यू ही होती है। यानी जो ग्राफ ड्रॉ करेंगे हम, भले वो लाइन आए कुछ और आए, आगे और ड्रॉ करेंगे तो लाइन के अलावा और भी टेढ़े मेढ़े ग्राफ आएंगे, तो वो ग्राफ चाहे वो लाइन हो चाहे कुछ भी हो, x एक्सिस को जहाँ काटेगा, जिस पॉइंट पर काटेगा, उस पॉइंट पर जो x की वैल्यू है वही 0 होता है, ठीक है। तो यहाँ पर यही 0 है अपना, 0 यानी हीरो। लीनियर के लिए यही हीरो है, -1/3 यही अपना 0 है। अब आगे बढ़ते हैं क्वाड्रेटिक के लिए। अब जगह नहीं, अब इसको थोड़ा सा रिमूव करते हैं। क्वाड्रेटिक को देखें, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल 2 डिग्री का पॉलिनोमियल है, डिग्री इसकी 2 है, 2 ज़ीरोज़ मिलने जा रहे हैं हमको। तो चले
हम इसके लिए ग्राफ ड्रॉ करते हैं। ये अपना वाई एक्सिस हो गया पॉजिटिव वाला पार्ट, ये वाई का नेगेटिव वाला पार्ट, ये एक्स का नेगेटिव वाला पार्ट, एक्स का पॉजिटिव वाला पार्ट। ये दोनों जहाँ काटते हैं उसको कहते हैं ओरिजिन। ओरिजिन पर दोनों वैल्यू जीरो होती हैं, जीरो जीरो, एक्स की वैल्यू भी वाई की वैल्यू भी। क्वाड्रेटिक इक्वेशन ले लेते हैं हम। सपोज दैट एक्स स्क्वायर माइनस 2x प्लस 1। ये सपोज दैट हमारे पास एक पॉलिनोमियल है जिसको हम पी एक्स सपोज कर लेते हैं। पी एक्स इक्वल्स इतना है, एक्स स्क्वायर माइनस 2x प्लस 1 है। ठीक है, पी को थोड़ा छोटा लिखे भैया, बहुत बड़ा हो जा रहा है। तो पी एक्स इक्वल्स एक्स स्क्वायर माइनस 2x प्लस 1। ये क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है, 2 डिग्री का पॉलिनोमियल है। इसके 2 जीरोज होंगे, हमें कन्फर्म है, एक को अल्फा एक को बीटा। ठीक है, जो आगे आप क्वाड्रेटिक में पढ़ेंगे। अब इस फिलहाल समझिए कि 2 जीरोज होंगे इसके। इसको अगर प्लॉट करना है फिर वही काम करेंगे, एक टेबल बनाएंगे जिसमें x की वैल्यू एक तरफ और y की वैल्यू जो ये है ना, एक्स स्क्वायर माइनस 2x प्लस 1, इसको एक तरफ। ठीक है, और कम से कम 2 पॉइंट्स तो बना ही लें, और 2 नहीं, हमें चाहिए यहाँ पर कम से कम 2-3 पॉइंट्स चाहिए। ठीक है, एक पॉइंट्स और ले लेते हैं, यानी 3 पॉइंट्स बना लेते हैं यहाँ पर, ताकि हमें ग्राफ को ड्रॉ करने में आसानी हो। x की वैल्यू अपनी मर्जी से एक ज़ीरो ले लेते हैं हम, अपनी मर्जी से ज़ीरो लिया, x की वैल्यू ज़ीरो लिया। अब y की वैल्यू क्या मिलने वाली है, x की वैल्यू को, x की ज़ीरो वैल्यू को इस y में रखना पड़ेगा, यानी इस पॉलिनोमियल में रखना पड़ेगा। ये y है क्या भैया, ये px ही है और कुछ नहीं है भैया। ठीक है, x की वैल्यू ज़ीरो रखेंगे, 0 का स्क्वायर माइनस 2 इंटू 0, ये पूरा 0 हो जाएगा 2 टर्म तक, सिर्फ 1 बचेगा y की वैल्यू में, यानी पॉलिनोमियल की वैल्यू सिर्फ 1 आई। आगे बढ़े, एक और पॉइंट, अगला पॉइंट ढूंढते हैं यहाँ पर। अपनी मर्जी से हम यहाँ क्या करें, -1 ले लेते हैं। 0 लिया, -1 ले लेते हैं। -1 इस पॉलिनोमियल में रखेंगे, -1 का स्क्वायर 1 होगा, और इधर साइड 1 और ये वाला 1 2 हो जाएगा, और इधर -1 रखेंगे तो ये भी जो है ना +2 हो जाएगा, 2 2 4 हो जाएगा। अगर हमने x की वैल्यू -1 रखा है तो y की वैल्यू 4 आई है। अगर अपनी मर्जी से हम एक और वैल्यू रख देते हैं 1, अब देखते हैं कितना आता है, 1 और यहाँ -2 आएगा और यहाँ पर 1 आएगा, यानी 1 और ये 1 2 हो जाएगा, 2 - 2 यानी कि 0 हो जाएगा। ठीक है, हमारे पास 3 पॉइंट्स हैं, हम ग्राफ को आसानी से ड्रॉ कर सकते हैं। इसको सपोज कर लेते हैं कि ये A पॉइंट है, ये B पॉइंट है और ये C पॉइंट्स है, और ये हमारे कोऑर्डिनेट्स हैं। ये एब्सिसा की वैल्यू है और ये ऑर्डिनेट की वैल्यू है। ये सब क्या है, कोऑर्डिनेट्स हैं। पहला पॉइंट में x0 है, y की वैल्यू 1 है, यानी x0 y की वैल्यू 1 कहाँ आने वाली है, यहाँ पर आने वाली है। ये अपना पॉइंट जो है A होगा, इसके कोऑर्डिनेट्स कितने हैं, 0, 1। ठीक है, दूसरा B पर आते हैं। -1 पर y की वैल्यू 4 है, y का मतलब यही पॉलिनोमियल की वैल्यू, x की वैल्यू -1, y की वैल्यू 4 है। x की वैल्यू -1 कहाँ मिलेगी, यहाँ मिलेगी भैया, और 4y की वैल्यू कहाँ मिलेगी, 1 तो हो गया, 2 3 और 4। ठीक है, यहाँ पर, यानी यहाँ से हम यहाँ डॉट डॉट करके ऊपर जाएंगे और यहाँ से डॉट डॉट करके ऐसे जाएंगे, जहाँ पे ये कटेगा ये अपना पॉइंट B होगा, जिसे हम कहेंगे -1, 4। ठीक है, C पॉइंट पर आते हैं। तीसरा और लास्ट पॉइंट है, x की वैल्यू 1 और y की वैल्यू 0। x की वैल्यू 1 कहाँ मिलेगी, जस्ट राइट साइड ऑफ द ओरिजिन, यहाँ पर मिलेगी x की वैल्यू 1 और y 0, यानी बस यही पॉइंट और कुछ नहीं। 3 पॉइंट्स हमको मिल चुके हैं। ठीक है, अब तीनों पॉइंट्स हमें लग रहा है कि भाई अपना जो ग्राफ है वो थोड़ा सा मुश्किल लग रहा है ड्रॉ करना। एक पॉइंट और बना लेते हैं हम, x की वैल्यू को हम 2 यहाँ ले लें, और y की वैल्यू कितनी आएगी, 2 रखने पर 2 × 2, यानी 2 का स्क्वायर 4 होगा, और ये 1 को जोड़ दो 5 हो जाएगा, और -2 × 2 4, यानी कि 5 में से 4 घटाएंगे 1 आएगा, यानी 2 पर वैल्यू आएगी 1, 2 पर 1 आएगी वैल्यू। ठीक है ना, यानी कि हम क्या करें, 2 लेना होगा जो यहाँ पर आएगा, और इस पर वैल्यू आ रही है 1। ठीक है, यानी फिर से इस पर क्या आ रही है वैल्यू 1, यानी कि इस पर ऐसे डॉट डॉट करेंगे, फिर इस पॉइंट से पास करते हुए एक लाइन खींचेंगे डॉट डॉट करके, जो y एक्सिस के पैरेलल होगी, और इस पॉइंट से पास करते हुए एक लाइन खींचेंगे जो x एक्सिस के पैरेलल होगी। ये दोनों जहाँ कटेंगे भैया वहीं पर अपना होगा ये पॉइंट, हमने D सपोज किया है, D पॉइंट होगा जिसका कोऑर्डिनेट्स कितना है, जिसका कोऑर्डिनेट गिवन है भैया, नहीं हम फाइंड कर चुके हैं, क्या है कोऑर्डिनेट इसका, 2, 0 है। ठीक है, 2, 0 है। क्लियर है। अब हमें 4 पॉइंट्स हमारे पास हैं, एक ये है, एक A B, और ये कितना था, हाँ ये C था। C का कोऑर्डिनेट हमने नहीं लिखा था भैया, क्या था, 1, 0। ठीक है, C पॉइंट का 1, 0 था, और एक D पॉइंट, 1 2 3 4 पॉइंट, तीनों ये चारों पॉइंट को मिलाते हैं। अब देखें ज़रा, ये ग्राफ कुछ ऐसे आएगा, यहाँ जाएगा। ठीक है, अब फिर इधर जाना है, कैसे जाएगा, यहीं से घूम करके ऐसे जाएगा। ठीक है,
ऐसे ग्राफ आया। अब देखिए कटोरे जैसा ग्राफ आया है, ठीक है। अब इसका ज्योमेट्रिकल मीनिंग, ज्योमेट्रिकली हमने इसको रिप्रेजेंट कर दिया। अब जीरोज का क्या ज्योमेट्रिकल मीनिंग है? देखिए हमने बताया था कि जो एक्स एक्सिस को जितनी बार काटेगा, कोई भी ग्राफ एक्स एक्सिस को जितनी बार काटेगा उतने उसके जो है रूट्स होंगे, उतने उसके जीरोज होंगे। रूट्स नहीं, यहाँ बात करें रूट्स तो हम क्वाड्रेटिक इक्वेशन में पढ़ेंगे, उतने उसके जीरोज होंगे। अगर हमने देखा था कि जो लाइन थी एक्स एक्सिस को एक ही बार काट के निकल जा रही थी, तो उसका सिंगल जीरो, एक जीरो। यहाँ देखें, यहाँ से ग्राफ आया है और यहाँ पहली बार एक्स को टच किया, फिर यहीं से मुड़ करके क्या हो रहा है, फिर दूसरे यहाँ पॉइंट पर गया, मतलब एक बार यहाँ एक्स को काट रहा है, दूसरी बार यहाँ पे काट रहा है। एक बार आते हुए, दूसरी बार जाते हुए, आते जाते दो बार काट रहा है एक्स एक्सिस को, और जितनी बार ये काटेगा एक्स एक्सिस को उतने उसके जीरोज होंगे, ठीक है। तो जीरोज का ज्योमेट्रिकल मीनिंग यही है कि ये वो पॉइंट्स होते हैं जहाँ पर ग्राफ एक्स एक्सिस को काटता है, कितनी बार काटता है वो उसके नंबर ऑफ जीरोज होंगे। 2 बार काटा है, एक्स की कुछ वैल्यूज होंगे इस पॉइंट पर भी, सपोज दैट ये अल्फा वैल्यू है एक्स इक्वल्स टू, और इस पॉइंट पर एक्स की वैल्यू जो है उसको बीटा सपोज कर लेते हैं। वैसे अभी आपको अल्फा बीटा नहीं पढ़ना है, लेकिन क्या है 2 वैल्यूज़ कुछ भी आएंगी ना, 2 वैल्यूज़ कुछ भी आएंगी यहाँ पर, 1 2, एक तो 1 ही है, दूसरा पता नहीं, एक्स की वैल्यूज़ आएंगी वो इसके जीरोज होंगे, ठीक है। यानी ग्राफ जो होगा जितनी बार एक्स एक्सिस को काटेगा, इंटरसेक्ट करेगा जितनी बार, उतने उसके जीरोज आएंगे। अगर हमने क्यूबिक पॉलिनोमियल लिया होता तो यही 3 बार काटता। यानी कैसे काटता 3 बार, एक बार ऐसे जाता, फिर ऊपर जाता, आता, फिर ऊपर जाता, फिर से वापस आता तीसरी बार, तो 3 जगह ये एक्स एक्सिस को काटता। फिर क्या होता, 3 जीरोज होते उस पॉलिनोमियल के, क्यूबिक पॉलिनोमियल के 3 जीरो होते ही हैं भैया, क्योंकि 3 डिग्री का पॉलिनोमियल है। जितनी डिग्री उतने जीरोज, जितने नंबर ऑफ टाइम्स ये एक्स एक्सिस को काटेगा उतने जीरोज। समझ में आई बात? डिग्री, नंबर ऑफ जीरोज और नंबर ऑफ टाइम्स वो ग्राफ जितनी बार एक्स एक्सिस को काट रहा है, इंटरसेक्ट कर रहा है, सब कुछ इक्वल है, ठीक है ना। यानी नंबर ऑफ जीरोज क्या होगा भैया, डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल, और यही इक्वल होगा नंबर ऑफ टाइम्स ग्राफ इंटरसेक्ट्स एक्स एक्सिस। जितनी बार एक्स एक्सिस को ये काटेगा ग्राफ, कोई भी ग्राफ हो, चाहे लीनियर हो, चाहे क्वाड्रेटिक हो, चाहे क्यूबिक हो, जितनी बार काटेगा उतने जीरोज होंगे। नंबर ऑफ जीरो डिग्री के इक्वल तो होता ही है, ये जानते थे हम, लेकिन नंबर ऑफ टाइम्स द ग्राफ इंटरसेक्ट्स द एक्स एक्सिस इसके इक्वल भी होता है। यानी अगर हमें ये पता चल जाए कि कोई ग्राफ एक्स एक्सिस को कितनी बार काट रहा है, बस उतने नंबर ऑफ जीरो होंगे। आइए इस जीरोज की मीनिंग को हम ग्राफिकली समझते हैं। पहला क्वेश्चन आपके सामने है, एक कार्टेशियन प्लेन पर एक ग्राफ बना करके दिया गया है आपको। ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन पॉलिनोमियल का ग्राफ है, ये क्लियर है, 2 डिग्री पॉलिनोमियल का ये ग्राफ है। आपको बताना है कि नंबर ऑफ जीरोज, कितने जीरोज हैं इन द फॉलोइंग ग्राफ्स। नीचे वाले जो ग्राफ हैं, 4 ग्राफ दिए गए हैं, इनमें आपको बताना है कि कितने नंबर ऑफ जीरोज हैं। हमने बताया था एक ही बात कि नंबर ऑफ जीरोज का मतलब हुआ डिग्री, जो हम पहले से जानते हैं, लेकिन यहाँ डिग्री नहीं पता चल पाएगी क्योंकि हमें पॉलिनोमियल नहीं गिवन है, उस पॉलिनोमियल का ग्राफ दिया डायरेक्टली। तो दूसरी चीज़ हम ये भी जानते हैं कि नंबर ऑफ टाइम्स, ठीक है, नंबर ऑफ टाइम्स द ग्राफ इंटरसेक्ट, यानी कितनी बार वो ग्राफ एक्स एक्सिस को कट करता है, इंटरसेक्ट करता है, वही नंबर ऑफ जीरोज हो जाएंगे। जितनी बार इंटरसेक्ट करे बस वही। तो देखें यहाँ पर ग्राफ यहाँ से चलना शुरू हुआ है, यहाँ आया और एक्स एक्सिस पर एक बार काटा इसने, फिर आया वाई को काटा, कोई दिक्कत नहीं, लेकिन एक्स को काटेगा तो प्रॉब्लम हो जाएगी, वो जीरोज हो जाएंगे भैया। यानी कि यहाँ से आया दूसरी बार, फिर यहाँ पर काटा, ये कहीं काटेगा नहीं, ये से कटोरे जैसा दोनों फैलता हुआ चला जाएगा, फिर ये एक्स के पास नहीं आ सकता। आता कब, अगर ये मुड़ करके ऐसे दिखाया गया होता तो आता फिर से एक्स एक्सिस पर कहीं ना कहीं काटता, लेकिन ये 2 पॉइंट्स पर काट रहा है। ये ग्राफ एक्स एक्सिस को 2 पॉइंट्स पर काट रहा है, ठीक है। इस x1 पर सपोज करें और ये x2 पर सपोज करें। इसका मतलब यहाँ पर जीरोज कितने होंगे, नंबर ऑफ जीरोज कितने होंगे भैया, नंबर ऑफ जीरोज यहाँ कितने होने वाले हैं, 2, क्योंकि 2 बार इसने एक्स एक्सिस को इंटरसेक्ट कर दिया, काट दिया, ठीक है। आगे बढ़े दूसरे वाले क्वेश्चन पर। इसमें आपको एक ग्राफ ऐसे दिया गया है, ये कितनी डिग्री के पॉलिनोमियल का ग्राफ होगा ये बता पाना आपके लिए आसान है कि ये कितनी डिग्री का पॉलिनोमियल है। बिल्कुल आप क्या करना होगा, बस जीरो पता करिए, जीरो से पता चलेगा
कि कितनी बार वो एक्स एक्सिस को इंटरसेक्ट कर रहा है, यानी कि ये ग्राफ यहाँ से चला, एक बार एक्स एक्सिस को इसने इंटरसेक्ट किया, फिर ये आया, फिर से एक बार यहाँ पर भी इंटरसेक्ट कर रहा है, फिर मुड़ करके जा रहा है और फिर ये तीसरी बार भी यहाँ टच कर रहा है। ठीक है, यानी कि 3 बार ये एक्स एक्सिस को इंटरसेक्ट कर रहा है। यहाँ नंबर ऑफ जीरोज़ कितने होंगे भैया? नंबर ऑफ जीरोज़ होंगे, नंबर ऑफ हीरोज़ कितने होंगे भैया? 3 होंगे। 3 जीरो 3 हीरो। यहाँ देखें थर्ड वाला पार्ट जो है, यहाँ ग्राफ ऐसे बनाया गया, देखा हमने कि भैया एक ही बार काट रहा है, बाकी ये टेढ़ा मेढ़ा हुआ तो, लेकिन ये निकल जाएगा इधर तरफ, फिर ये एक्स एक्सिस पर नहीं आएगा। ठीक है ना, तो भले ये टेढ़ा मेढ़ा था, देखने में लग रहा था कि हाँ कितनी बार काट सकता है, अगर इसी ग्राफ को थोड़ा नीचे करते तो 3 बार काट देता है ये। ठीक है ना, लेकिन ये ऊपर से गुजर गया, छुआ भी नहीं उसने एक्स एक्सिस को। ठीक है, एक जगह इसने क्या किया? इंटरसेक्ट किया, तो जितनी बार इंटरसेक्ट करेगा वही नंबर ऑफ जीरोज़ हो जाएंगे भैया, यानी कि यहाँ कितने नंबर ऑफ जीरोज़ आने वाले हैं? सिर्फ 1। लास्ट वाला केस देखते हैं। यहाँ ये ग्राफ है कटोरे जैसा, नीचे ही शुरू हुआ, फिर एक्स एक्सिस से नीचे डर करके भाग गया, ऊपर ये इसने चढ़ने की हिम्मत ही नहीं की। इसका मतलब क्या? ये एक्स एक्सिस को कहीं काट रहा है, कहीं इंटरसेक्ट कर रहा है, नहीं कर रहा है। तो अगर ये एक्स एक्सिस को इंटरसेक्ट नहीं कर रहा है तो इसके लिए कोई भी जीरो नहीं मिलेगा भैया। ठीक है ना, यानी कि इसके लिए नंबर ऑफ जीरोज़ कितने होंगे? इस ग्राफ के लिए नंबर ऑफ जीरोज़ कोई नहीं, 0। ठीक है, ये ट्रू मीनिंग ऑफ जीरोज़ है। ठीक है, ये एक्चुअल में हीरो है, क्योंकि जीरोज़ की बात हुई तो इसके पास जीरो कितने हैं? जीरोज़ भी इसके पास जीरो ही है। ठीक है, इस वजह से ये एक्चुअल हीरो है। समझ में आया पूरा अच्छे से? एक लाइन बनाया हमने, देखिए ये ऐसे करके हमने, ये लाइन होती है जो वो दोनों तरफ एक्सटेंड होती है। इसका जीरोज़ कितना होगा, नंबर ऑफ जीरोज़ कितने होंगे, तो आपको पहले इसको एक्सटेंड करना होगा। देखेंगे एक बार तो ये यहाँ पर टच जरूर करेगा, इंटरसेक्ट जरूर कर रही है एक्स एक्सिस को, 1 0 हो जाएगा। लेकिन अगर हमने एक लाइन ऐसे बना दिया जो एक्स एक्सिस के बिल्कुल पैरेलल हो, ठीक है, ये क्या हुआ? एक्स एक्सिस से बिल्कुल पैरेलल है और ये लाइन दोनों तरफ ऐसे एक्सटेंड हो रही है। क्या एक भी बार ये लाइन एक्स एक्सिस को इंटरसेक्ट कर रही है? नहीं कर रही है, और करेगी भी नहीं, क्योंकि एक्स एक्सिस के पैरेलल है ये क्या है? एक्स एक्सिस के पैरेलल है। अब इस लाइन का इक्वेशन भी थोड़ा सा देखें ज़रा। ये y पर कुछ वैल्यू होगी, सपोज दैट 1 2 3 है ना, y = 3 पर ये जा करके यहाँ से लाइन जा रही है, तो यही इस लाइन के लिए इक्वेशन हो जाएगा। ठीक है, इस लाइन का समीकरण यानी इक्वेशन यही हो जाएगा, y = 3। और ये एक्स एक्सिस के पैरेलल है, ये कभी एक्स एक्सिस को कभी इंटरसेक्ट नहीं करेगी, इसलिए नंबर ऑफ जीरोज़ की बात करें, इसके नंबर ऑफ जीरोज़ कितना होने वाला है? एक भी नहीं, यहाँ भी क्या हुआ? 0 ही मिला, नंबर ऑफ जीरोज़ 0 मिला। जीरोज़ हमको अच्छे से समझ में आ गया, हमने अच्छे से डिस्कस कर लिया है। अब जीरोज़ और जो पॉलिनोमियल है उसके कोफिशिएंट्स के बीच में रिलेशनशिप को पढ़ते हैं। हमने कहा लीनियर पॉलिनोमियल के बारे में यहाँ आपको नहीं पढ़ना है, सिर्फ क्वाड्रेटिक से शुरू करना है, 2 डिग्री 3 डिग्री 4 डिग्री तक। ठीक है, तो हम 2 डिग्री वाला पॉलिनोमियल लेते हैं, यानी क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल जो होता है, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, इसका जो स्टैंडर्ड फॉर्म है, ठीक है, स्टैंडर्ड फॉर्म वो होता है ax² + bx + c। ये स्टैंडर्ड फॉर्म है इसका। तो इस केस में ये जो a b c हमने लिखा है ना, ये इसको कोफिशिएंट्स हैं, इस पॉलिनोमियल के कोफिशिएंट्स हैं। ठीक है, इसके कोफिशिएंट्स हैं, मतलब x² का कोफिशिएंट a, x कोफिशिएंट b और एक कांस्टेंट टर्म है c। ठीक है, अब सपोज दैट ये क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है, 2 डिग्री का पॉलिनोमियल है, इसके 2 रूट्स भी होंगे। उस रूट्स को रूट्स नहीं, यहाँ पर जीरोज़ कहेंगे, 2 जीरोज़ होंगे। उस जीरोज़ को हम कुछ सपोज कर लेते हैं कि ये अल्फ़ा है और ये बीटा है। ठीक है, एक अल्फ़ा और दूसरा बीटा। ये हमने जो लिखा है वो कुछ अजीब नहीं है, वो क्या है? x की वैल्यूज़ ही हैं, x की 2 वैल्यूज़ मिलेंगे यहाँ पर, ये हमें क्लियर है, क्योंकि 2 डिग्री का पॉलिनोमियल है, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है। 2 जीरोज़ मिलेंगे, दोनों जीरोज़ को हमने एक नया नाम दे दिया, अल्फ़ा और बीटा। ठीक है, ऐसा हमने क्यों किया कि बार बार हमें ये ना लिखना पड़े कि हाँ पहला 0 दूसरा 0। ठीक है, हम अल्फ़ा बीटा यूज़ कर लेंगे। अब आगे बढ़ते हैं। यहाँ देखिए ये कोफिशिएंट्स हैं a b c, इनके बीच में रिलेशनशिप होता है। इसको हम इस्टेब्लिश भी कर सकते हैं, लेकिन इस्टेब्लिश करके आपको दिखाने का कोई मतलब नहीं है, एग्जाम के पॉइंट्स ऑफ व्यू से ठीक नहीं है। हम क्या करेंगे, डायरेक्ट लिखेंगे कि इनके बीच में रिलेशनशिप क्या है, अल्फ़ा बीटा और a b c के बीच में। ठीक है, अगर दोनों रूट्स को, बार बार रूट्स आ रहा है, दोनों अगर जीरोज़ को जोड़ देते हैं तो ये आता है -b/a। एक रिलेशनशिप ये है अल्फ़ा बीटा और इनके कोफिशिएंट्स के बीच में। दूसरा, अगर दोनों जीरोज़ को मल्टीप्लाई कर देते हैं तो ये आता है सिंपली c/a।
ये दो चीज़ें, ठीक है। ये दो रिलेशनशिप है, एक तो रूट्स के सम की रिलेशनशिप है कोफिशिएंट्स के बीच में जो -b/a होती है, दूसरा दोनों जो जीरोज हैं प्रोडक्ट की बात हो रही है, दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो c/a आना चाहिए, दोनों को जोड़ेंगे यानी ऐड करेंगे तो -b/a आना चाहिए, ठीक है। ये यहीं से आता है, ये स्टेब्लिश्ड है, मतलब ये क्या है, सत्य है, ये हमेशा इस चीज़ को फॉलो करता है। जीरो जो होता है वो अपने रिलेशनशिप को फॉलो करता है, मतलब आप वेरीफाई कर सकते हो आसानी से किसी भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन में। अगर आपको जीरोस पता है उनके कोफिशिएंट्स के बीच में रिलेशनशिप वेरीफाई कर सकते हो, ये कहीं डेविएशन नहीं आएगा आपका, ठीक है, ये बिल्कुल वेरीफाई हो जाएगा, जो लेफ्ट साइड है वो राइट साइड भी आ जाएगा। क्लियर है। अब देखते हैं क्यूबिक पॉलिनोमियल। क्यूबिक पॉलिनोमियल के बारे में भी देख लें थोड़ा सा, क्योंकि हम क्वाड्रेटिक के बारे में तो बहुत पढ़ते हैं। क्यूबिक के बारे में देखें, इसका जो स्टैंडर्ड फॉर्म है वो ax³ प्लस bx² प्लस cx प्लस d, ठीक है। एक सिर्फ d जो है वो नया आ गया, बाकी सब ABC तो वैसे ही है। हाँ भैया, डिग्री में बढ़ोतरी हो गई है, डिग्री बढ़ गई है, डिग्री 3 हो गई है, क्योंकि ये 3 क्यों डिग्री है भैया, क्योंकि ये मैक्सिमम पावर है इस वेरिएबल की 3, ठीक है। वैसे उसकी पावर 2 भी है, पावर 1 भी है, यहाँ एक भी पावर नहीं है, लेकिन मैक्सिमम वाली क्या है 3 है, इस वजह से डिग्री इसकी 3 हो गई। इनके रूट्स, सॉरी बार बार रूट्स आ रहा है भैया, एक अल्फ़ा, दूसरे वाले जीरोस को बीटा सपोज कर लेते, तीसरे वाले को हम गामा सपोज कर लेते जो वाई की तरह दिख रहा है, ठीक है। हम बना नहीं पाते भैया, इसलिए इससे काम चला लो। अब अगर इनमें हम तीनों जीरोस को जोड़ दें, ठीक है, अल्फ़ा प्लस बीटा प्लस गामा, तो ये आता है बिल्कुल वही -b/a जो यहाँ पर आ रहा था, ठीक है। अगर दूसरी बार क्या करें, दो बारी बारी से दो जीरोस को मल्टीप्लाई करें और फिर जोड़ें। एक बार अल्फ़ा के साथ बीटा को मल्टीप्लाई करें, दूसरी बार बीटा के साथ गामा को मल्टीप्लाई करें, तीसरी बार गामा का नंबर किसके साथ आएगा, अल्फ़ा के साथ आएगा, और फिर इन तीनों को जोड़ दें, जो मल्टीप्लिकेशन है, जो प्रोडक्ट है, तो ये आता है फिर से c/a, बिल्कुल ऐसे ही, ठीक है। अब तीसरा भी एक यहाँ पर रिलेशनशिप इनमें बनता है, ठीक है। वो क्या होता है, तीनों जो जीरोज़ हैं उनको एक ही बार मल्टीप्लाई कर दो भैया, और इस बार आएगा -d/a, ठीक है। तो ये रिलेशनशिप इनके बीच में हुआ। क्यूबिक पॉलिनोमियल में कोफिशिएंट और जीरोस के बीच में ये रिलेशनशिप है, ये भी वेरीफाई कर सकते हैं आप किसी भी पॉलिनोमियल में, अगर जीरोस पता है तो एग्जैक्टली। अगर जीरोस नहीं पता है तो फिर आप वेरीफाई करने की कोशिश करेंगे तो क्या होगा, नहीं वेरीफाई होगा भैया। जीरोस एग्जैक्टली पता हो और कोफिशिएंट सामने दिख रहा हो, तब आप कर सकते हो, वेरीफाई कर सकते हो, ये 100% सही आएगा, लेफ्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड के इक्वल आएगी। और यही इस पर बेस्ड आपके क्वेश्चन पूछे जाते हैं। चलिए इस पर बेस्ड क्वेश्चन करते हैं, इनके जीरोज फाइंड करते हैं और फिर जीरोज और कोफिशिएंट्स के बीच में रिलेशनशिप को एस्टेब्लिश करते हैं, वेरीफाई करते हैं। फाइंड द जीरोज ऑफ द फॉलोइंग पॉलिनोमियल्स, नीचे दिए गए पॉलिनोमियल्स आपके हैं, 2 पॉलिनोमियल्स दिए गए, एंड पहले आपको जीरोज पता करना है, ठीक है। जो पॉलिनोमियल्स आपको दिए गए उनके जीरोज पता करना है, उसके बाद वेरीफाई द रिलेशनशिप विद करेस्पॉन्डिंग, यहाँ करेस्पॉन्डिंग है भैया कोफिशिएंट्स, मतलब उनके करेस्पॉन्डिंग पॉलिनोमियल के कोफिशिएंट्स और उन जीरोस के बीच में आपको रिलेशनशिप को भी वेरीफाई करना है, जो अभी हमने फिलहाल पढ़ा है ना, अभी जस्ट पढ़ा है। यही काम करना है, पहले आपको जीरोस फाइंड करना है, फिर उन जीरोस की उन करेस्पॉन्डिंग पॉलिनोमियल्स के कोफिशिएंट्स के बीच में रिलेशनशिप को भी इस्टेब्लिश करना है, इस्टेब्लिश नहीं वेरीफाई करना है। क्लियर है। चलें, सबसे पहले जीरो पता करना है। देखिए जीरो फाइंड करने का क्या है तरीका भाई, ग्राफिकली आप फाइंड कर सकते हैं, है ना। क्या करें, इसको आप ग्राफ खींचें और फिर ये एक्स एक्सिस पर जितनी बार काटेगा उतने जीरोज हो जाएंगे, वो तो क्लियर है। लेकिन जहाँ काटेगा, जहाँ इंटरसेक्ट करेगा, 2 जगह इंटरसेक्ट करेगा, वो दोनों पॉइंट्स ही इसके जीरोज हो जाएंगे, ठीक है। लेकिन अब इसका ग्राफ ड्रॉ करना, फिर पकड़ना उसको कि यहाँ कहाँ पर ये एक्स को काट रहा है 2 बार, उन दोनों जगहों पर जाना दौड़ दौड़ करके, ये बड़ा मुश्किल काम है, ठीक है। इसको थोड़ा सा दूसरे तरीके से सॉल्व करते हैं। इसको कहते हैं बाई स्प्लिटिंग मिडिल टर्म्स, ठीक है, यानी इसे कहते हैं फैक्टराइजेशन ऑफ क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल बाय स्प्लिटिंग मिडिल टर्म, मिड टर्म, ठीक है। तो मिड टर्म को स्प्लिट करके हम इसको सॉल्व कर सकते हैं। ये क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है, मतलब क्या करना है आपको, फैक्टराइजेशन करना है, इसको फैक्टराइजेशन मेथड से सॉल्व करना है हमको। फैक्टराइजेशन बाय स्प्लिटिंग मिड टर्म्स, टर्म्स नहीं सिर्फ टर्म, यानी आप मिड टर्म को स्प्लिट करके फैक्टराइज कर दीजिए, ऐसे भी इसको सॉल्व कर सकते हैं। ये कैसे सॉल्व करते हैं देखें जरा।
ये अपना जो एक्स स्क्वायर माइनस 2x है माइनस 8, ये क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है, 2 डिग्री का पॉलिनोमियल है। इसका जो स्टैंडर्ड फॉर्म होता है उसको जरा देखें, ax² प्लस bx प्लस सी इक्वल 0 कर देंगे तो इक्वेशन बन जाएगा, पॉलिनोमियल नहीं रह जाएगा। ठीक है, अभी ये फिलहाल क्या है, इक्वल 0 नहीं है तो ये पॉलिनोमियल है, ये इसका स्टैंडर्ड फॉर्म है। अच्छा ज़रा हम देखें कि ए बी सी की वैल्यूज़ क्या आ रही हैं। उससे भी पहले एक काम कर लें, पहले तो उसका जीरोस फाइंड कर लेना, उसके बाद फिर रिलेशनशिप हमको वेरीफाई करना है इनके कोफिशिएंट्स के बीच में, तो पहले जीरो ही फाइंड करते हैं। ये हम मेथड अपना फैक्टराइजेशन मतलब सॉल्यूशन जो फाइंड करना है, इसका जीरो जो फाइंड करना है, उसके लिए आपको फैक्टराइज करना है। और फैक्टराइज कैसे करेंगे, बाय स्प्लिटिंग द मिड टर्म्स। ये जो मिड टर्म है ना बीच वाला, एक तो ये टर्म है, दूसरा ये टर्म है, तीसरा ये टर्म है, इसको स्प्लिट करेंगे। कैसे स्प्लिट करने का मेथड क्या है भैया, जो आपके पास ए है, एक जगह पर यहाँ क्या दिख रहा है, कुछ नहीं है, 1 होता है। सी की जगह पर क्या होगा, 8 होगा। तो सबसे पहले चलिए लिख ही देते हैं कि भैया ए की वैल्यू क्या है, यहाँ पर 1 है, बी की वैल्यू क्या है, एक्स का जो कोफिशिएंट होता है बी की वैल्यू होती है -2, अगर सी की बात करें तो -8 आएगा। तीनों वैल्यूज हमने लिख लिया। अब हमें क्या करना है, इस 2 को स्प्लिट करना है। ठीक है, अब ये कैसे करेंगे स्प्लिट, और फिर फैक्टराइजेशन होगा और फिर हमें रूट्स मिलेंगे, फिर जीरोज मिलेंगे। तो इसका मेथड क्या है कि जो आप ए है ना, जो ए है और जो सी है, बिना साइन के, साइन वगैरह ध्यान नहीं देना आपको, ए और सी को आप मल्टीप्लाई करोगे, यानी 1 और 8 है, मल्टीप्लाई करोगे फिर से 8 ही आएगा। 8 के 2 ऐसे फैक्टर आपको करने हैं, ठीक है, F1 और F2, जो कि अगर आप उनको जोड़ दो या फिर घटा दो तो ये मिड टर्म आ जाना चाहिए। तो 8 के ऐसे फैक्टर करो कि जिनको जोड़ने या घटाने के बाद, चाहे तो जोड़ने के बाद चाहे घटाने के बाद ये 2 आ जाए। ठीक है, तो हमारे पास हैं ये 2 फैक्टर हैं, क्योंकि 4 टाइम्स 2 8 होता है, 4 टाइम्स 2 8 होता है। अगर 4 में से हमने 2 को घटाया तो मिलेगा क्या, 2 मिलेगा। ये हमारा करेक्ट फैक्टराइजेशन है। अब जहाँ ये 2 है, जहाँ 2 है वहाँ हम क्या करने जा रहे हैं, 4 - 2 लिखने जा रहे हैं। जहाँ 2 है वहाँ 4 - 2 लिखेंगे और फिर ये अपना जो एक्सप्रेशन है बदल जाएगा। अब इस x² को लिखेंगे, 1 को छोड़ देंगे, क्योंकि 1 क्या था, सिर्फ मछली फंसाने का चारा था, इसको छोड़ देंगे। इसको तो बस ये समझने के लिए कि a की वैल्यू क्या होगी इसलिए लिखा था। x² और माइनस भी लिखेंगे, उसके बाद 2 का नंबर आता है, इस 2 की जगह हम 4 - 2 लिखने वाले हैं। और बगल में x है उसको छोड़ेंगे नहीं, -8 लिखेंगे अपनी जगह पर। ठीक है, अब क्या करें, इस x से इस ब्रैकेट में 2 टर्म्स हैं, दोनों मल्टीप्लाई कर दें बारी बारी से। x² -4x, बाहर माइनस है, अंदर भी माइनस है, प्लस हो जाएगा 2x और फिर -8 तो आएगा ही। अब देखिए जहाँ 3 टर्म था वहाँ 4 टर्म हो गया। जब 4 टर्म हो गए तो 2 की पेयरिंग बना देते हैं, पेयरिंग करें। ठीक है, पेयरिंग करने की डेयरिंग रखें तो पेयरिंग होगी आसानी से। पेयर बना लिया हमने। अब क्या करें, इसमें से कॉमन जो भी मिलता है उसको ले लेते हैं। x² 4x में क्या कॉमन है, x कॉमन है, ब्रैकेट लगाएं, जो बचता है उसको लिखें। यहाँ x बचेगा, यहाँ -4 बचेगा। यहाँ देखें 2x और 8 में क्या कॉमन है, प्लस पहले लिख, जो यहाँ पर साइन है उसको पहले लिख लेंगे। उसके बाद कॉमन क्या है इन दोनों में से, 2 कॉमन है, 2 कॉमन ले लिया, जो बचेगा उसको लिखते हैं x, और यहाँ भैया -4 बचेगा। अब देखा पूरा ब्रैकेट ही कॉमन हो गया, पूरे ब्रैकेट को कॉमन ले लो भैया, क्या कहना। और फिर जो बचता है उसको ठूस करके दूसरे वाले ब्रैकेट में लिखो, x बचा है इधर और इधर कितना बचा है, 2 बचा है प्लस में। ठीक है, अब हमारे पास जो अपना ये जो क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल था उसके 2 फैक्टर आ गए, मतलब समथिंग इनटू समथिंग। अब जीरोस फाइंड करना है तो इक्वल 0 रखेंगे। जीरोस फाइंड करने का तरीका इक्वल 0 रखेंगे। ग्राफिकली फाइंड करेंगे वो तो अलग बात है, ग्राफ बनाएंगे जहाँ देखेंगे x एक्सिस पर जो जहाँ पर कट कर रहा है, इंटरसेक्ट कर रहा है, वही अपना जीरोस होगा। लेकिन इस मेथड से, फैक्टराइजेशन मेथड से इसे सॉल्व करने के लिए हमें इक्वल 0 रखना पड़ेगा। 0 का मतलब ये आप इक्वल 0 रखिए, आप वैल्यू फाइंड करिए। ठीक है, अब 2 टर्म है, 2 चीज़ें ब्रैकेट में है, उनका मल्टीप्लिकेशन 0 कब होता है, या तो ये 0 हो जाए, उस केस में ये 0 नहीं होना चाहिए, दूसरा वाला पार्ट, और या तो फिर दूसरा वाला 0 हो जाए और उस केस में ये पहला वाला 0 नहीं होना चाहिए। ठीक है, बारी बारी से, दोनों एक साथ 0 मत कर देना। दोनों अगर 0 हो जाएंगे तो क्या होगा, 0 × 0 ये अनडिफाइंड आता है। ठीक है, अनडिफाइंड, ये डिफाइंड ही नहीं है मैथमेटिक्स में, तो क्यों ऐसी चीज़ों पर जाना जो अनडिफाइंड है। तो हम क्या करेंगे, पहली बार इसको 0 करते हैं, यानी x - 4 को 0 करें। x की वैल्यू हम फटाक से आएगी भैया, कितना, 4 आ जाएगी। 4 को इधर साइड लेके जाएंगे, आ जाएगा ना ट्रांसपोज करके। बाकी
x+2 है दूसरा वाला जो पार्ट है, दूसरा वाला जो ब्रैकेट में चीज़ है, दूसरा वाला आप टर्म कह सकते हैं, दोनों का यहाँ पर मल्टीप्लिकेशन था, इसको ज़ीरो करेंगे अगर तो क्या आएगी, x की वैल्यू -2 आएगी, ये दूसरी वैल्यू आ गई। यही एक अल्फ़ा है और भैया एक बीटा है। ठीक है, अब आते हैं वेरीफाई करते हैं। वेरीफाई करेंगे तो दूसरे वाले क्वेश्चन के लिए जगह बचेगी नहीं। ठीक है, लेकिन कर लेते हैं, उसके दूसरे वाले क्वेश्चन में फिर देखा जाएगा, कहीं और जगह मिलेगी, जहाँ जगह मिलेगी वहीं पर अड्डा जमाएंगे। अल्फ़ा और बीटा हमारे पास है। अब हमारे पास रिलेशनशिप इन दोनों के बीच में क्या होता है कि भैया इसके कोफिशिएंट और ज़ीरोज़ के बीच में कि दोनों को अगर ज़ीरोज़ को जोड़ते हैं तो -b/a आना चाहिए, अगर दोनों को मल्टीप्लाई करते हैं तो ये c/a आना चाहिए। ये दोनों चीज़ें हमारे पास, इन्हीं दोनों को वेरीफाई करना है। अच्छा, इधर कर लेते हैं, इधर जगह छोड़ देते उसके लिए। अल्फ़ा प्लस बीटा यानी 4 और उसमें -2 ऐड करना है, तो फाइनली होगा क्या, 4 में -2 ऐड करने का मतलब 4 - 2 ही होता है। इतना तो समझ में आ रहा है ना। -b/a, अब आपको माइनस लिखना है, फिर b की वैल्यू यहाँ ढूंढना है। b की वैल्यू कैसे पता करेंगे, ये जो स्टैंडर्ड इक्वेशन है ना, स्टैंडर्ड जो पॉलिनोमियल का फॉर्म है उससे इस पॉलिनोमियल को, पर्टिकुलर पॉलिनोमियल को कंपेयर करेंगे, फिर a b c की वैल्यू फाइंड करेंगे। हमें b की वैल्यू चाहिए, देखिए b की वैल्यू कितनी आएगी, -2 आएगी, क्योंकि यहाँ प्लस था, स्टैंडर्ड फॉर्म में प्लस था, तो b की वैल्यू -2 आएगी। तो फाइनली हम -2 ब्रैकेट के अंदर कर देंगे, क्योंकि बाहर भी एक माइनस बैठा हुआ है। उसके बाद नीचे क्या करेंगे, a की वैल्यू लिखना है। a की वैल्यू यहाँ से क्या आ रही थी, 1 आ रही थी, सिर्फ दिखाने के लिए हमने लिखा था, इसका कोई मतलब नहीं था, तो चाहे आप नीचे 1 लिख दें। अब देखिए 4 में से 2 जाएगा, 2 बचेगा लेफ्ट हैंड साइड में, और ये माइनस अंदर भी है बाहर भी, ये फाइनली 2 हो जाएगा। लेफ्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड के इक्वल हो गया, वेरीफाई हो गया भैया। अब इसको वेरीफाई करते हैं, दूसरे वाले को, दोनों का प्रोडक्ट, दोनों का मल्टीप्लिकेशन, यानी 4 में अगर हम आपको कहें कि -2 को मल्टीप्लाई करो और फिर क्या कितना आना चाहिए, c/a आना चाहिए। c की वैल्यू यहाँ से कितनी है, -8 है। ठीक है, और a की वैल्यू फिर से वही 1 है भैया। अगर इन दोनों को मल्टीप्लाई करें 4 × -2 तो -8 आएगा, इधर साइड भी -8 आया। वेरीफाई हुआ कि नहीं, हो गया ना, ईजिली वेरीफाई हो गया। क्लियर है, तो ये हुआ, हमने ज़ीरोज़ भी फाइंड किया और फिर वेरीफाई भी किया। क्लियर है। अब दूसरे वाले क्वेश्चन पर आते हैं, इसके लिए जगह कम बची है, लेकिन ये छोटा सा दिख भी रहा है, तो कोई बात नहीं, अगर छोटा है तो उसके लिए छोटी जगह ही ठीक है। y² - 32, इसको आपको इसका ज़ीरो पता करना है। ध्यान दीजिएगा, थोड़ा सा y² क्यों लिखा हमने भाई, x लिखना चाहिए तो अच्छा लगता है, ये थोड़ा ऑड लग रहा है, कोई बात नहीं। ये भी क्या है, एक वेरिएबल है, आप इसको वेरिएबल समझ करके सॉल्व करिए और ज़ीरो फाइंड करिए। देखिए कैसे फाइंड करेंगे इसका ज़ीरो। अब देखा हमने कि ये स्टैंडर्ड फॉर्म से मैच अगर कराएं इसको, इसका एक पार्ट ज़ीरो है, कौन सा, ये वाला x वाला टर्म ज़ीरो दिख रहा है, x वाला टर्म ज़ीरो दिख रहा है। अगर हम इसको कंपेयर करना चाहेंगे ax² + bx + c, ठीक है, तो वैल्यूज़ देखें ज़रा a b c की क्या आने वाली है। a क्या होता है भैया, जो, अच्छा यहाँ पर x ना लिखें, y लिखें ना, इसके जैसा लिखें ताकि इसको बुरा ना लगे। ay² by + c को वैसे ही लिख देते हैं। ठीक है, अब a की जगह पर यहाँ क्या है, कुछ भी नहीं है तो 1 होता है भैया। a की वैल्यू 1 आ गई। b की वैल्यू हमने पूछा कितनी आएगी, तो देखें y का जो कोफिशिएंट होता है वो b की वैल्यू है, यानी अगर वो x वेरिएबल x होता है तो x होता है, यहाँ y है वेरिएबल है तो हमने by कर दिया भाई, ay² + by + c। y का जो कोफिशिएंट होगा वो b की वैल्यू होगी, लेकिन यहाँ y वाला टर्म है ही नहीं, तो b की वैल्यू क्या होगी, 0 होगी भैया। c की वैल्यू कितनी होगी, दिख रहा है सामने, -32। ध्यान देना है, साइन के साथ लिखना है, साइन वाइन को छोड़ना नहीं है। ठीक है, साइन बहुत इंपॉर्टेंट होती है, इसको नहीं छोड़ना है। क्लियर है, a b c की वैल्यू हमने फाइंड कर लिया। अब क्या करना है, इसका रूट पता करना है। सॉरी, रूट बार बार आ रहा है भैया, क्वाड्रेटिक वाला जो नशा है ना वो जा नहीं रहा है। ठीक है, ज़ीरोज़ फाइंड करना है। इसके ज़ीरोज़ कैसे फाइंड करेंगे, बिल्कुल ये थोड़ा बड़ा नहीं, इतना बड़ा होता तो मिड टर्म को हम पहले क्या करते कि स्प्लिट करते, फिर जो है उसको सॉल्व करते। लेकिन यहाँ देखें, यहाँ और हमारा ये सब करने का मतलब क्या था, पेयर बनाना भैया। ठीक है, जोड़ा बनाना हमारा पर्पस था, और यहाँ तो ऑलरेडी जोड़ा है, यानी 2 ही टर्म है, अब जोड़ा बनाने की ज़रूरत है ही नहीं भैया। क्या करें, इसको 0 पुट कर देते हैं, इसको इक्वल्स 0 रख देते हैं। अब क्या करें, हम जानते हैं भैया ट्रांसपोजिशन तो जानते ही हैं, मैथ वाले इतना तो जानते हैं कि हाँ ट्रांसपोज करके वैल्यू को फाइंड कर लेंगे। 32 को लास्ट इधर साइड लेकर के आते हैं राइट साइड में, तो प्लस में हो जाएगा। अब क्या करें, अब भैया हमको चाहिए y की वैल्यू, तो क्या करें, इसका रूट ले लेते हैं। ठीक है, इधर साइड y आ जाएगा सीधा सा, और इधर साइड कितना आएगा,
प्लस माइनस में कुछ वैल्यू आएगी। 32 का जब हम स्क्वायर रूट फाइंड करेंगे तो 32 के अंदर आएगा अपना 16 इंटू 2। 16 तो परफेक्ट स्क्वायर है, जो बाहर आकर के 4 हो जाएगा, लेकिन ये बेचारा 2 इसी रूट के अंदर लटका रह जाएगा, 4√2 आएगा। लेकिन ये प्लस माइनस में, मतलब एक वैल्यू उसकी प्लस 4√2, दूसरी वैल्यू माइनस 4√2। मतलब क्या, आप चाहे तो अलग अलग कर सकते हो, एक वैल्यू ये, दूसरी वैल्यू माइनस 4√2। एक ये अल्फ़ा हो गया, ठीक है, और दूसरा वाला क्या हुआ, बीटा हो गया। अल्फ़ा बीटा पता चल गया। अब हमें क्या करना है, वेरीफाई करना है इन जीरोस और कोफिशिएंट्स के बीच में रिलेशनशिप। अब हमें देखिए ये काम आने वाला है ABC की वैल्यू, ठीक है। तो चलें, दोनों अगर जोड़ेंगे तो भैया -b/a आना चाहिए। दोनों को जोड़ दें, 4√2, और दूसरा वाला -4√2 है, जब जुड़ेगा तो ये माइनस ही लिखा जाएगा। दूसरी साइड में -b/a आना चाहिए। माइनस लिखे पहले से, b की वैल्यू यहाँ फाइंड करते हैं, b तो 0 है, 0 किया, अपॉन में कुछ भी रहे, a की वैल्यू कितनी थी, 1 थी। इधर साइड देखें 4√2 -4√2, इधर भी 0 आने वाला है, यानी 0 = 0। वेरीफाई हुआ कि नहीं हुआ ना। अब उसके बाद दोनों जो जीरोज़ हैं उनके प्रोडक्ट की बात करेंगे, दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे। एक 0 है 4√2, दूसरा 0 है -4√2, लेफ्ट हैंड साइड में हो गया। ये इक्वल होना चाहिए c/a के, c/a के इक्वल होना चाहिए। c की वैल्यू कितनी दिख रही है, 1 दिख रही है, a की वैल्यू 1 है, यही ना। -32 है भैया, 1 कहाँ से आ जाएगा, -32। अब मल्टीप्लाई करें इनको, 4 × 4 16 होगा कि नहीं भैया, होगा ना। और इधर माइनस भी रहे क्योंकि एक जगह -4√2 है। और √2 × √2, इन दोनों को जब मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आएगा, 2 आएगा भैया। और इधर -32 राइट साइड में है, इधर भी देखें -32 आ चुका है, और ये दोनों इक्वल हो चुके हैं। लेफ्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड के दोनों पार्ट जो है इक्वल हो चुके हैं। अब वेरीफाई कर लिया हमने, समझ में आया। ऐसे ही क्वेश्चन आपको पूछा जाएगा, ठीक है। जीरोस फाइंड करना, फिर वेरीफाई करना, ये कम से कम 3 या 4 मार्क्स के से कम का क्वेश्चन नहीं होगा ये। आगे एक टॉपिक लेते हैं, फॉर्मेशन ऑफ क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, यानी क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल का फॉर्मेशन पता करना। जब आपके पास जीरोस पता हो, ठीक है, जब आपको ये पता हो कि जीरोस के यानी अल्फ़ा और बीटा की वैल्यू आपको पता है, ये आपको नोन है, आपको क्या करना है, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल का फॉर्मेशन करना है, ठीक है। इसको आसानी से कर सकते हैं। देखें, अगर अल्फ़ा बीटा पता है तो उसके लिए फार्मूला है फॉर्मेशन करने के लिए, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल फॉर्म करने के लिए बिल्कुल सिंपल, क्या है, x² माइनस लगाएंगे, उसके बाद दोनों जो जीरोज़ हैं उनको जोड़ेंगे, फिर बगल में x लिखेंगे, फिर प्लस लिखेंगे, और दोनों जीरोज़ को मल्टीप्लाई करके लिख देंगे। ये हुआ अपना फार्मूला फॉर्मेशन ऑफ क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल के लिए, जब अल्फ़ा बीटा आपको नोन हो तब, ठीक है ना। अब चलिए कुछ एग्जांपल लेते हैं और समझते हैं कि कैसे फॉर्म करते हैं। एग्जांपल 1, ठीक है। अगर हमारे पास 2 रूट्स दिए गए, सपोज दैट अल्फ़ा की वैल्यू 1 है और बीटा की वैल्यू -2 है, ठीक है। 2 रूट्स हमारे पास हैं, एक रूट 1 है, दूसरा रूट -2 है। आपको फॉर्म करना है क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, आसानी से कर सकते हैं, बिल्कुल यही फॉर्मूला लगाइए। क्या करना है, x² लिखना है आपको, और फिर माइनस लगाना है, दोनों को जोड़ना है, दोनों को जोड़ना है, ठीक है। यानी अल्फ़ा प्लस बीटा करना है आपको। अल्फ़ा कितना है, 1 है, और प्लस बीटा यानी कि फिर ये -2 ही हो जाएगा, और -1 आएगा। तो यहाँ क्या लिखना है, -1। अल्फ़ा प्लस बीटा की जगह पर क्या लिखना है, -1। बगल में x को भूलना नहीं है। उसके बाद प्लस लिखेंगे, फिर अल्फ़ा इंटू बीटा को मल्टीप्लाई करके लिखेंगे, अल्फ़ा इंटू बीटा। अल्फ़ा कितना है, 1 भैया, और उसके बाद इसके साथ मल्टीप्लाई किया जाना है किसको, माइनस वाले 2 को। -2 को मल्टीप्लाई करेंगे तो ये फाइनली आएगा कितना, -2 आएगा। यही अपना पॉलिनोमियल हुआ। अब हमें क्या करना है, साइन को फिर एडजस्ट करना है, और ये अपना आ गया भैया x² माइनस, और ये माइनस बाहर भी है अंदर भी है तो ये प्लस हो जाएगा। इस 1 को लिखने की कोई ज़रूरत नहीं, सिर्फ x लिखिए, उसके बाद इधर प्लस है अंदर माइनस है, तो फाइनली माइनस आएगा भैया, माइनस को इज्जत देनी पड़ेगी। और यही अपना जो रिक्वायर्ड पॉलिनोमियल है वो मिल गया हमें, जब अल्फ़ा बीटा गिवन था तब, ठीक है। क्लियर है। अब इस पर बेस्ड कुछ ऐसे क्वेश्चन करते हैं जो थोड़ा कन्फ्यूजिंग होते हैं, जिसे आप पढ़ करके कन्फ्यूज हो जाते हो। जैसे आप क्वेश्चन एक देखिए, फॉर्म क्वाड्रेटिक polynomial if the sum and product of the
polynomial are root 2 and 1/3 रेस्पेक्टिवली। आपको एक क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल फॉर्म करना है जिसका आपको दिया गया है सम ऑफ द रूट्स एंड प्रोडक्ट ऑफ द रूट। सम एंड प्रोडक्ट दिया गया है, ठीक है। और आप क्या करते हो, बच्चे क्या गलती करते हैं कि बस इसको पढ़ते हैं, उसके बाद देखते हैं कि भैया क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल को फॉर्म करना है और ये दिया हुआ √2 और 1/3, यानी कि ये अल्फा है और ये क्या भैया, ये बीटा है। दोनों को जोड़ो, अल्फा प्लस बीटा मिलेगा, दोनों को मल्टीप्लाई करो, अल्फा इंटू बीटा मिलेगा, बस बना लो अपना इक्वेशन, ठीक है ना, अपना पॉलिनोमियल बना लो। लेकिन ऐसा नहीं है, थोड़ा आपको अच्छे से पढ़ना होगा, मतलब ध्यान से अटेंटिवली पढ़ना होगा। क्वेश्चन क्या कह रहा है, आपको यहाँ पर फॉर्म करना है क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल इफ द सम, जबकि आपको सम दे दिया गया है, ये अल्फा नहीं, ये अल्फा प्लस बीटा दिया गया भैया, अल्फा प्लस बीटा, सिर्फ अल्फा नहीं। और प्रोडक्ट दूसरा वाला जो दिया है वो प्रोडक्ट दिया गया नहीं, अल्फा इंटू बीटा दिया गया है, ये सिर्फ बीटा नहीं है। तो ये आपको रेडीमेड फॉर्म में दिया गया है। अब आप क्या करोगे, इसको दोनों को जोड़ोगे, फिर मल्टीप्लाई करोगे, तो टाइम लगेगा ना थोड़ा सा। अब आपको ऐसे अल्फा प्लस बीटा डायरेक्टली दे दिया क्योंकि ज़रूरत पड़ेगी आपको अल्फा प्लस बीटा की, अल्फा इंटू बीटा की। जब आप फॉर्म करोगे x² माइनस अल्फा प्लस बीटा और बगल में x लिखोगे प्लस अल्फा इंटू बीटा लिखोगे, तो क्या ज़रूरत पड़ेगी आपको, अल्फा इंटू बीटा की, अल्फा प्लस बीटा की। तो ये आपको रेडीमेड फॉर्म में दिया गया है। आप क्या करते हो, आप कन्फ्यूज़न में इसको पढ़ कर जल्दी जल्दी पढ़ करके आप क्या करोगे, इसको अल्फा समझ करके इसको बीटा समझ करके जोड़ दोगे, मल्टीप्लाई कर दोगे, आंसर गलत हो जाएगा। इसलिए क्या करना है, बिल्कुल सावधानी से अटेंटिवली फोकस होकर के क्वेश्चन को पढ़ना है। कहीं भी मिस्टेक नहीं होना चाहिए कि हाँ भैया लिखा कुछ और है और हम कुछ कर कुछ और रहे हैं। तो क्या करें, अब देखें ये x² लिखा हमने यहाँ पर, अल्फा प्लस बीटा कितना है, √2, बस इसकी जगह पर √2 लिख दो, बगल में x लिखें और फिर क्या करना है, प्लस लिखना है, अल्फा इंटू बीटा की वैल्यू भी आपके पास है 1/3, ठीक है। अब आप कहोगे कि हाँ ये थोड़ा सा और लग रहा है, इसको इधर मल्टीप्लाई कर दें, कोई फ़ायदा नहीं है, ठीक है, कोई फ़ायदा नहीं भैया। अगर मल्टीप्लाई कर भी लेते हैं, चलिए इसमें भी मल्टीप्लाई हो जाएगा, 3x², इसे मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आएगा, 3√2x आ जाएगा, प्लस 1 होगा। अब ये नीचे वाला 3 कहाँ जाएगा, इसको भी नीचे लिखना पड़ेगा। अब कौन सा अच्छा लग रहा है, अब यही अच्छा लग रहा था, पहले वाला ही सही था। ये अच्छा जो नहीं लग रहा है ना, इसको आप अच्छा कब कर सकते थे, और अच्छा जब आपके पास यहाँ 0 होता, ठीक है, तब आप इधर एलसीएम लेते और इक्वल टू 0 होता, ये 3 को ले जा करके 0 में मल्टीप्लाई कर देते, तब इसके बाद ये पूरी वैल्यू 0 आ जाती, आपके पास कितना आता, बस यही आता भैया, इक्वल 0 आता। लेकिन ऐसा नहीं है, ऐसा कब होता, जब ये पॉलिनोमियल नहीं इक्वेशन होता, क्वाड्रेटिक इक्वेशन होता, पॉलिनोमियल नहीं क्वाड्रेटिक इक्वेशन होता, तब होता है ऐसा। लेकिन ऐसा नहीं है, ऐसी सुविधा हमको दी नहीं गई है, 0 नहीं है भैया, यानी कि हम जो मिला है बस उसी में खुश रहना पड़ेगा, कि जो वैल्यू आई है वही आंसर होगा, ठीक है। तो समझ में आया, और हमको नहीं लगता अब इस पर और ज़्यादा एग्जाम्पल करने की ज़रूरत है। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट टॉपिक पर। अगला जो टॉपिक है हमारा, डिवीज़न एल्गोरिथम फॉर पॉलिनोमियल्स। पॉलिनोमियल्स के लिए अपना डिवीज़न एल्गोरिथम, मतलब यहाँ भी बात हो रही है कि जो पॉलिनोमियल हैं उनको कैसे डिवाइड किया जाए, ठीक है ना। यहाँ साजिश चल रही है कि पॉलिनोमियल है उनको भी डिवाइड किया जाए, मल्टीप्लिकेशन वगैरह तो कर लिया, अब इनको डिवाइड कैसे किया जाए। बिल्कुल जो सिंपल जानते हैं डिवीज़न का जो मेथड है, अगर हमने नंबर्स में डिवीज़न करते हैं, सपोज दैट अगर कोई नंबर a है, ठीक है, a कोई नंबर है, इसको आप b से डिवाइड करते हो, ठीक है, और कोसेंट आता है q और रिमाइंडर आता है r, ठीक है। आप यूक्लिड्स डिवीज़न लेम्मा से जानते हो, जो यूक्लिड्स साहब ने डिवीज़न का जो फॉर्मूला दिया था उससे आप जानते हो कि a को लिख सकते हैं क्या भैया, bq + r, ठीक है ना। ये नंबर्स के लिए था, ठीक है। लेकिन अगर इनकी जगह पर यहीं पर हम क्या करें, पॉलिनोमियल ले लेते हैं। एक पॉलिनोमियल कोई हम लेते हैं भैया px, ठीक है, दूसरा कोई पॉलिनोमियल हम ले लेते हैं gx, ठीक है, और क्या कर रहे हैं, इस gx से इस px डिवाइड कर रहे हैं, ठीक है, gx से px को डिवाइड कर रहे हैं। और सपोज दैट आपका जो कोसेंट है वो qx आ रहा है और जो रिमाइंडर है वो rx आ रहा है। x क्यों लिखा भाई, बगल में हम क्यों x लिख रहे हैं, इतना तहमत क्यों कर रहे हैं भैया, क्योंकि ये पॉलिनोमियल है ना, कोई एक वेरिएबल के फॉर्म में होंगे, x वेरिएबल में ये पॉलिनोमियल्स हैं, ठीक है। जहाँ हमने
जिसको डिवाइड कर रहे हैं, ये जो डिविडेंड है भैया वो px लिया हमने, जो डिवाइजर है उसको gx लिया है, जो कोसेंट आया उसको हमने gx लिया है, और जो रिमाइंडर आया उसको rx लिया है। अब ये फॉर्मूला बदल जाएगा कि नहीं, जहाँ a है वहाँ पर हमें px लिखना पड़ेगा, ठीक है। यानी px को हम क्या कर सकते हैं, px को gx, b की वैल्यू यहाँ b की जगह पर gx लिखा था ना, gx इंटू क्या करेंगे qx करेंगे, और बाद में जो है rx को ऐड कर देंगे। ये अपना हुआ अलगोरिथम, ठीक है ना। ये रिलेशनशिप है डिविडेंड में। बाकी ये जो डिवाइजर है, कोसेंट है और रिमाइंडर, इन चारों के बीच में ये रिलेशनशिप होता है। बिल्कुल सिंपली जैसे नंबर में होता है वैसे यहाँ पर भी होगा, ठीक है ना। अब एक एग्जाम्पल समझते हैं। अब देखें हमें यहाँ पे करना क्या होता है, आपको क्वेश्चंस कैसे पूछे जाते हैं। आपको दो पॉलिनोमियल्स दिए रहेंगे, एक छोटा पॉलिनोमियल एक बड़ा पॉलिनोमियल। आपको छोटे वाले से बड़े वाले को डिवाइड करने के लिए बोला जाएगा। आप डिवाइड करिए, कोसेंट फाइंड करिए और रिमाइंडर फाइंड करिए, ठीक है। ऐसा सिंपल क्वेश्चन आपको पूछा जाएगा। तो चलिए एक क्वेश्चन एग्जाम्पल लेते हैं। और सपोज दैट हमारे पास एक पॉलिनोमियल है छोटा सा x+1, एक हमने दूसरा पॉलिनोमियल लिया 2x² प्लस 4x प्लस 3, ठीक है। इससे आपको डिवाइड करना है इस वाले पॉलिनोमियल से। सपोज दैट ये gx है अपना, ठीक है, और ये कितना है, ये अपना px है। इससे आपको इसको डिवाइड करना है और आपको पता करना है भैया कि कितना कोसेंट आएगा और कितना रिमाइंडर आएगा। तो चलिए डिवाइड करते हैं। इसको अगर डिवाइड करना है तो सबसे पहले ऐसा नहीं कि हाँ देखें भैया 2x² 4x प्लस 3 कैसे जाएगा, बस हम इसको 4 टाइम्स लेके चले, सबसे बड़ा नंबर 4 दिख रहा है मतलब 4 टाइम्स इसको लेके जाएं और पूरा डिवाइड हो जाएगा। ऐसा नहीं है। पहले आपको ये पहला जो टर्म दिख रहा है ना उसी को फोकस करना रहता है, उसी पे फोकस करना रहता है। और ध्यान दीजिएगा कि जो ये आपने पॉलिनोमियल्स लिखे हैं, पॉलिनोमियल को जो लिखा है वो स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखा है। उसके अकॉर्डिंग मतलब पहले सबसे हायर पावर वाला जो टर्म है वो पहले, फिर उससे लोअर वाला, फिर लास्ट में कांस्टेंट टर्म, ठीक है। ऐसे अगर कांस्टेंट टर्म नहीं आएगा, क्यूबिक है तो एक और आएगा एक्सप्रेशन। लेकिन आपको लिखना है क्या है, पावर्स, जो वेरिएबल्स की पावर्स उनको डिसेंडिंग ऑर्डर में, सबसे बड़ी वाली पावर पहले, उससे बाद उससे छोटी, फिर उससे छोटी, फिर उससे छोटी, जितना बड़ा पॉलिनोमियल है उसके हिसाब से लिखेंगे। तो इस तरह से पहले अरेंज कर लेना है। उसके बाद पहला जो टर्म है फर्स्ट टर्म उस पर फोकस करना है। आपको चाहिए क्या, 2x² चाहिए, 2x² चाहिए। और यहाँ पहला जो टर्म है भैया वो क्या है, सिर्फ x है। मतलब अगर हमने 2 से मल्टीप्लाई कर दिया x में तो काम हो जाएगा, एक काम हो जाएगा। लेकिन हमें x² भी चाहिए, यानी कि हमें एक x और चाहिए। अगर 2x से इसमें मल्टीप्लाई कर दें x में, ठीक है, तो 2x² हो जाएगा जो इसके इक्वल आएगा। बस इतना सोचना है आपको, पहला इसका पहला टर्म और इसका पहला टर्म, इन दोनों के बारे में सोचना है। बाकी जो बचे हुए इधर है ना, इसके जो साथी हैं, इसके जो दोस्त हैं, उनको छोड़ देना है, उसके बारे में सोचना ही नहीं है। 2x टाइम्स इस डिवीज़न को लेकर के जाना है और 2x टाइम्स लेकर जाएंगे। इसका मतलब क्या हुआ, इस 2x से इस पूरे में मतलब x+1 में मल्टीप्लाई करके यहाँ नीचे लिखते चले जाएं। 2 टर्म है तो 2 टर्म यहाँ भी आएंगे। मल्टीप्लाई करने के बाद 2x से जब मल्टीप्लाई करेंगे x में तो 2x² ही आएगा। ऐसा क्यों आएगा भाई, क्योंकि ये तो हम चाहते ही थे ऐसा ही है, इसीलिए हमने 2x टाइम्स लेकर गए इस डिवीज़न को। और फिर 2x से 1 में मल्टीप्लाई करेंगे इसमें तो आएगा 2x। फिर ऐसे लाइन खींचेंगे। फिर क्या करते हैं भाई, इसके बाद घटाते हैं, ठीक है, सब्ट्रैक्ट करते हैं। सब्ट्रैक्ट कर दिया भाई, सब्ट्रैक्ट करने के लिए हम साइन को बदलते हैं। ये प्लस है तो ये भी माइनस हो जाएगा। 4x माइनस 2x कितना आएगा, 2x आएगा। और इधर जो बचा है लास्ट टर्म उसको भी कॉपी कर लेते हैं। सारे टर्म्स हमारे हो चुके हैं, कॉपी कर लिया। अब ये जो लास्ट चीज़ बचा है उसी को डिवाइड करना है। अब ये x+1 है, ठीक है। यहाँ पहला टर्म फिर देखें, इस पहले टर्म को और इस पहले टर्म को, इसमें पहला टर्म उसको फोकस करें और इसमें जो पहला टर्म है उसको देखेंगे और दोनों को मैच कराएंगे। यहाँ x है, दोनों जगह x है। x के बारे में कोई कुछ नहीं करना है आपको, x में आपको नहीं लेके जाना है डिवीज़न को। अब क्या करना होगा आपको, सिर्फ ज़रूरत है 2 की, यानी 2 टाइम्स लेकर चले जाओ डिवीज़न को तो काम चल जाएगा। अब इस 2 से इस x+1 में मल्टीप्लाई करते हुए नीचे लिखना है आपको, ठीक है। अब क्या करेंगे, इसमें जब मल्टीप्लाई करेंगे तो पहला आएगा टर्म 2x और दूसरा जो आएगा 2 आ जाएगा। अब फिर से सेपरेट करें, ये कट जाएगा, इसको सेपरेट करें, देखिए 3 में से 2 जाएगा और 1 बचेगा। अब आगे 1 बचा है सिर्फ, ठीक है, 1 बचा है। और भैया ये कांस्टेंट पॉलिनोमियल है, ये भैया इससे थोड़ा सा बड़ा है, लीनियर पॉलिनोमियल है। अब ये छोटा पड़ गया, अब इससे इसको नहीं डिवाइड करेंगे, ठीक है। अब इसकी जान बख्श देंगे, इसको और परेशान नहीं करेंगे, यहीं छोड़ देंगे। ये अपना RX हो जाएगा, यानी रिमाइंडर वाला पॉलिनोमियल, भले ये कांस्टेंट पॉलिनोमियल आया है, और ये अपना हो जाएगा QX कोसेंट।
यही पूछा गया था, ठीक है। ऐसे क्वेश्चन पूछा जाएगा आपको कि आप बताइए रिमाइंडर और क्वोशिएंट बताइए, तो समझ में आया। अब इस पर और अच्छे क्वेश्चंस करते हैं। देखें एक बेहतरीन क्वेश्चन हमारे सामने है, डिवाइड, इस पॉलिनोमियल को आपको इस पॉलिनोमियल से डिवाइड करना है, डिवाइड समथिंग बाय समथिंग एंड फाइंड कोसेंट, आपको कोसेंट पता करना है, एंड रिमाइंडर, रिमाइंडर भी पता करना है। पॉलिनोमियल आपके पास दो हैं, एक ये बड़ा वाला और एक ये छोटा वाला। आपको इस बड़े वाले को छोटे वाले से डिवाइड करना है। तो चलिए डिवाइड करते हैं, देखते हैं क्या कोसेंट मिलता है और रिमाइंडर मिलता है। बड़े वाले पॉलिनोमियल को पहले लिखते हैं एक्स क्यूब माइनस 3x स्क्वायर, ठीक है, और उसके बाद प्लस 5x है और माइनस में 3 है। ऐसे डिवाइड करते हैं ना, बचपन से आप ऐसे सीखते आए हो, ऐसे डिवाइड करते हैं भैया। और उसके बाद किससे डिवाइड करना है, जो अपना डिवाइज़र है, ठीक है ना, डिवाइज़र वो क्या है, एक्स स्क्वायर माइनस 2 है। और ये डिविडेंड है, इसका नाम क्या है, डिविडेंड, डिविडेंड। और इधर जो आएगा कोफिशिएंट होगा, नीचे जो आएगा वो रिमाइंडर होगा। चलिए डिवाइड करते हैं सबसे। और हमने तरीका क्या बताया था, बस पहले वाले दोनों टर्म के पहले, दोनों जो पॉलिनोमियल है उनके पहले टर्म पर हमें फोकस करना है। यहाँ एक्स क्यूब है, यहाँ एक्स स्क्वायर ही है, मतलब एक्स की एक पावर कम है यहाँ पर, ठीक है। यानी एक्स टाइम्स लेकर के अगर चले जाएँ डिवीजन को तो काम हमारा बन जाएगा। और एक्स से इसमें मल्टीप्लाई करते हुए नीचे लिखें, एक्स से मल्टीप्लाई एक्स स्क्वायर में करेंगे, एक्स क्यूब हो जाएगा भैया, ये तो हम चाहते ही थे। माइनस, उसके बाद यहाँ माइनस है, 2 में मल्टीप्लाई करेंगे एस से, 2x हो जाएगा। फिर यहाँ लाइन खींच दें और दोनों को सब्ट्रैक्ट कर दें, इसका साइन बदल जाएगा, प्लस हो जाएगा। क्वेश्चन कुछ इस तरह से, ऑब्टेन ऑल अदर जीरोज, आपको सभी जीरोज पता करने ऑफ दिस पॉलिनोमियल, इस पॉलिनोमियल के आपको सारे जीरो पता करने हैं। 4 डिग्री का पॉलिनोमियल दिखाई दे रहा है तो 4 जीरोज होंगे। इफ़ 2 जीरोज आर, बाकी के 2 जीरोज आपको दिए गए हैं और जो बचे खुचे 2 और जीरोज हैं उसको आपको फाइंड करना है। 2 जीरोज आपको दिया गया है, क्या, पहला वाला है √5/3, दूसरा वाला -√5/3, ठीक है। ये दोनों रूट्स आपको गिवन है, बाकी के 2 रूट्स आपको पता करने हैं। बिल्कुल आसान है। देखें ये किस कॉन्सेप्ट पर बेस है, सपोज दैट, ये जीरोज के कॉन्सेप्ट पर बेस है कि यहाँ पर सपोज दैट अगर कोई पॉलिनोमियल px है, ठीक है, और x इक्वल्स a, इसका एक जीरोज है, ठीक है। इस पॉलिनोमियल का आप सपोज कुछ भी नहीं, सपोज दैट क्या है कि एक 2 डिग्री का हो सकता है, 3 डिग्री का हो सकता है। अगर ये पॉलिनोमियल है और इसका एक जीरो a है, ठीक है, इसका एक जीरो क्या है, a है, तो x इक्वल्स टू a लिख सकते हैं। अब a को इधर साइड लेकर के आए, x माइनस a क्या होगा भैया, इधर साइड जीरो। अब जो इधर साइड a को इधर साइड करने से जो चीज़ मिली ना हमें, ये जो एक्सप्रेशन मिला है, ये इस पॉलिनोमियल का एक फैक्टर ज़रूर होगा, ठीक है ना। अब थोड़ा उल्टा करके सोचें, अगर ये इसका फैक्टर है, ठीक है, तो x इक्वल्स टू a रखने पर ये पॉलिनोमियल 0 हो जाएगा, ठीक है ना। तो अगर हमें 0 पता है तो वहाँ से हम एक फैक्टर निकाल सकते हैं, ठीक है, 0 से फैक्टर फाइंड कर सकते हैं, ठीक है ना। 0 पता था, हमने क्या किया, इस 0 को इधर साइड किया लेफ्ट में, और फिर हमें एक फैक्टर मिल गया, और ये फैक्टर इस पॉलिनोमियल का पक्का एक फैक्टर है, ठीक है। ऐसे ही यहाँ से भी फाइंड करेंगे, थोड़ा जगह बनाते हैं, ठीक है ना। ये जो जीरोज दिया गया है वो है क्या भैया, x की ही वैल्यू है, ठीक है। अब 4 जीरोज हैं यहाँ पर, कहाँ हम अल्फा बीटा गामा सबका नाम रखते फिरेंगे, हम क्या करें भैया, ये x की वैल्यू मान लेते हैं इसको। x इक्वल्स कितना है, √5/3 है, तो क्यों ना हम दोनों को अलग अलग कर देते हैं, दोनों को अलग अलग पिंजरे में बंद कर देते हैं। इतना कर लें, पहला रूट्स आपका ये है तो हमने x इक्वल्स टू इतना लिख दिया, दूसरे के लिए भी यही कर लें, x इक्वल्स माइनस और √5 ऊपर कर लेते हैं, √3 नीचे कर लेते हैं। क्लियर है। अब क्या करेंगे, इस पूरी चीज़ को हम क्या करेंगे, इस पूरे को लेफ्ट में लेकर के आएंगे, x माइनस √5/√3, क्लियर है। ये मिलेगा इक्वल्स 0, यानी एक फैक्टर बन गया। और ये फैक्टर किसका होगा, ये इसका होगा ज़रूर, ठीक है। इधर साइड देखें, इस पूरे चीज़ को हम क्या करेंगे, लेफ्ट में लेकर के आएंगे, x और प्लस में हो जाएगा √5/√3, ठीक है। और उसके बाद इसको ब्रैकेट में बंद कर दें, इक्वल 0 रख दें। ये भी एक फैक्टर है, ये फैक्टर भी इस पॉलिनोमियल का एक फैक्टर ज़रूर होगा। क्लियर है। हमने जीरोज से फैक्टर पता कर लिए, जीरोज को कन्वर्ट कर दिया फैक्टर्स में। अब ये फैक्टर, हमें 2 फैक्टर्स मिले हैं। थोड़ा सा मिस्टेक हो गया है, क्या मिस्टेक हुआ है बताते हैं आपको। x² माइनस 5 ये आया था ना, x माइनस √5/√3 आया था, ठीक है। इसको 0 पुट किया था हमने। क्या करें, इसको मल्टीप्लाई कर लेते हैं, एलसीएम ले लेते हैं। एलसीएम लेने के बाद √3 और x आएगा माइनस √5 आएगा। अब इसको इक्वल 0 रखते हैं और जो √3 नीचे आएगा
उसको ले जाके यहाँ 0 कर देते हैं, हमारे पास ये वाला एक्सप्रेशन आएगा। और ऐसे ही सिमिलरली दूसरा वाला जो एक्सप्रेशन आया था √3x प्लस √5 आ जाता, और फिर जब इन दोनों को मल्टीप्लाई करते तो हमारे पास आता कितना, a² माइनस b² के फॉर्मूले से √3 का स्क्वायर 3 हो जाता और x का स्क्वायर x² माइनस आप √5 का स्क्वायर करते तो 5 आ जाता, ठीक है ना। तो ये एक्सप्रेशन हम यहाँ लिखेंगे 3x² माइनस 5, ठीक है, 3x² माइनस 5। अब देखें 3x² माइनस 5 से डिवाइड करना, आपको इसको डिवाइड करना है। इधर स्पेस बनाए भाई, स्पेस था लेकिन हमने क्या किया भैया, इस स्पेस को खा गए हैं। अब इसको फिर से स्पेस बना रहे हैं, कूड़ा करकट यहाँ से हटा रहे हैं, ठीक है। ये चीज़ पहला जो टर्म दिखाई दे रहा है 3 दिखाई दे रहा है, यहाँ पे नंबर 3 है, यहाँ भी 3 है, इसका तो इशू खत्म हो गया। x की पावर को देखें, यहाँ x की पावर 4 है, यहाँ 2 ही दिखाई दे रहा है, मतलब क्या करना होगा, x की पावर 2 टाइम्स हमें लेकर के जाना होगा। अब इससे इन दोनों टर्म्स से मल्टीप्लाई करते हुए बारी बारी से दोनों टर्म्स के बीच में दोनों टर्म्स के नीचे इसको लिखना पड़ेगा, ठीक है। तो पहला ही टर्म हो जाएगा 3x⁴। दूसरे में जब हम 5 में मल्टीप्लाई करेंगे तो -5x² आएगा, क्लियर है ना भैया। यहाँ माइनस लिखेंगे, यहाँ प्लस, ये अब डिवाइड मतलब कट जाएगा भाई जब सब्ट्रैक्ट करेंगे तो। उसके बाद 6x³ और उसके बाद प्लस 5x² आया। देखिए सिमिलर टर्म जो लाइक टर्म्स है ये वाले हैं, ये वाला इसके साथ लाइक है, ये तो बिल्कुल अलग आ गया। तो 6x³ को पहले लिख लेंगे और 5 में से 2 घटाएंगे 3 आएगा, 3x² दूसरा टर्म बन जाएगा। अब उसके बाद फिर डिवाइड करेंगे, यहाँ देखें यहाँ 3 दिखाई दे रहा है, यहाँ 6 है, मतलब हमें कितने टाइम, और यहाँ प्लस है तो क्या करना होगा, +2 टाइम्स तो लेके जाना ही होगा। अब देखिए पावर्स के बारे में देखते हैं, x की पावर यहाँ 3 है, यहाँ 2 है, यानी कि एक पावर बढ़ाना होगा इसमें, यानी कि x टाइम्स लेकर चले जाएं तो काम बन जाएगा हमारा। पहला टर्म तो आसानी से 6x की पावर 3 आ जाएगा। दूसरे वाले के लिए 2x से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, इसमें -5 में 2 × 5 10 होगा, तो -10 और x आएगा, क्लियर है। अब क्या करें, घटा देते हैं, ये कट जाएगा। और इनको जब देखें भैया यहाँ 3x² है, इसको पहले लिख लें, क्यों, क्योंकि ये जो x वाला टर्म है वो इसके साथ जुड़ेगा या घटेगा, ठीक है। 3x² हो गया, और यहाँ देखिए +10x है, यहाँ -10x है, ये तो भैया यहीं कट गए। अब क्या करना, आगे जो बचा हुआ है उसको लिखते हैं, -5 बचा हुआ है, -5 बचा हुआ है। अब देखिए 3x² -5, 3x² -5, ये तो सेम ही आ गया भैया, यानी कितने टाइम्स लेके जाना होगा। अब यहीं छोड़ नहीं देंगे, 1 टाइम और लेकर के जाएंगे, ठीक है, यानी कि 1 टाइम्स लेके जाएंगे तो 3x² और -5 आ जाएगा। और फाइनली जा करके ये इसका काम तमाम हुआ है, रिमाइंडर 0 आया। हमने बताया था ना कि अगर ये फैक्टर है इस पॉलिनोमियल का, जब डिवाइड करेंगे तो रिमाइंडर 0 आएगा लास्ट में, ठीक है। जो बचेगा वो क्वोशेंट में बचेगा, और ये हमारे पास जो क्वोशेंट में आया है ना, बाकी के बच्चे जो जीरोज़ हैं वो इसी क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल से आने वाले हैं। तो चले इनको सॉल्व करते हैं, इसको सॉल्व करते हैं। सॉल्व करने के लिए हमने तरीका बताया था क्या, मिड टर्म को आपको स्प्लिट करना है। इसके लिए क्या करना होगा, जो a है और c उसको मल्टीप्लाई करना होगा। a की वैल्यू यहाँ कुछ नहीं है, मतलब 1 में 1 को मल्टीप्लाई करेंगे जब, तो 1 ही आएगा भैया। इसके 2 फैक्टर करें कि जोड़ने पर या घटाने के बाद 2 आ जाए, तो 1 × 1 2 होता है, अगर इनको जोड़े तो भैया 2 आ जाएगा, यानी ये ठीक चल रहे हैं हम, ठीक है। 2 जहाँ पर लिखा गया वहाँ पर 1 + 1 लिखेंगे। ये अपना जो क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है वो बदलने जा रहा है, x² + 1 + 1 ब्रैकेट के बाहर x लिखेंगे, +1 लिखेंगे, क्लियर है। अब x से मल्टीप्लाई करते हुए यहाँ लिखेंगे x² + x + x, 1x नहीं लिखा भैया, इतना तो समझ रहे हो आप लोग। ये दो टर्म को पेयर बना लेंगे, यहाँ से x कॉमन होगा, x कॉमन ले लेंगे, x + 1 इधर बचेगा, इधर कुछ नहीं कॉमन है तो 1 कॉमन ले लेंगे, x + 1 दूसरे ब्रैकेट में भी बचेगा। अब x + 1 पूरा ब्रैकेट ही कॉमन है, ये वाला ब्रैकेट ले लिया, फिर जो बचा है वो x बचा है और +1 ये भी बचा। देखा हमने कि दोनों फैक्टर इक्वल आ गए, ठीक है, यानी कि 1 से आपको x + 1 = 0 करेंगे तो x = -1 आएगा, और यही वैल्यू दूसरे वाले की भी आएगी -1। x की वैल्यू अल्फ़ा और बीटा दोनों इक्वल होंगे, ठीक है, अल्फ़ा बीटा दोनों इक्वल हो जाएंगे। वैसे यहाँ पर अल्फ़ा बीटा नहीं पता करना था, हमें क्या पता करना था, जीरो पता करने थे, तो जीरोज़ आ गए क्या भैया, -1। अब कितने हो गए, अब टोटल इसके जीरोज़ कितने हो गए, x की वैल्यू आपके पास हो गई है √5/3, दूसरा -√5/3, तीसरा -1 और -1। ये चारों जो रूट्स हैं वो हमने फाइंड कर लिए हैं, यही आपका आंसर होगा, ठीक है।
अब बढ़ते हैं एक दूसरे क्वेश्चन की तरफ जो थोड़ा सा डिफरेंट है। इस चैप्टर का लास्ट क्वेश्चन सॉल्व करते हैं आज। क्वेश्चन कुछ इस तरह से दिया गया है, ऑन डिवाइडिंग एक्स क्यूब माइनस 3x स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 2 बाई अ पॉलिनोमियल। एक कोई पॉलिनोमियल जी है जिससे इस पॉलिनोमियल को, बड़े वाले पॉलिनोमियल को डिवाइड किया जा रहा है। द कोसेंट एंड रिमाइंडर आर, मतलब डिवाइड किया गया, फिर उसके बाद क्या हुआ कि जो कोसेंट मिला और जो रिमाइंडर मिला वो बारी बारी से, ये कोसेंट है, ठीक है, यानी ये क्यू एक्स की वैल्यू है, और ये रिमाइंडर है यानी कि आर एक्स की वैल्यू है, ठीक है ना। ये आपको मिला हुआ है रेस्पेक्टिवली, ये कोसेंट और ये रिमाइंडर। आपको पता करना है जी एक्स की वैल्यू, यानी जो डिवाइज़र है, सॉरी डिविडेंड नहीं, डिवाइज़र जो है उसकी वैल्यू पता करना है, जी एक्स की वैल्यू, जिससे डिवाइड करने के बाद कोसेंट इतना आ जाए, रिमाइंडर इतना आ जाए। क्लियर है। अब हम चलेंगे डिवीज़न एल्गोरिथम फॉर पॉलिनोमियल्स पर। हमने पढ़ा हुआ है कि भैया अगर कोई पॉलिनोमियल पी एक्स है, ठीक है, इसको अगर हमने डिवाइड कर दिया जी एक्स से, ठीक है, और कोसेंट आ गया भैया क्यू एक्स और रिमाइंडर आ गया अगर आर एक्स, तो इन तीनों चारों के बीच में जो रिलेशनशिप होता है वो कुछ इस तरह से, जी एक्स इंटू क्यू एक्स, ठीक है, और प्लस में आर एक्स जोड़ देते हैं भैया, ये होता है इनके बीच में रिलेशनशिप। आपको जी एक्स पता करना है, ठीक है, जी एक्स पता करना है। क्या करना होगा, जी एक्स के लिए फार्मूला यहीं से बना लेंगे। जी एक्स अगर यहाँ से फाइंड करना चाहें भैया तो इसके साथ क्यू एक्स है, क्यू एक्स को अभी हम रखते हैं यहीं अपने इसी के साथ, ठीक है, इसको आर एक्स को इधर साइड लेकर के जाएंगे, मतलब पी एक्स में से क्या करना होगा, आर एक्स को घटा देना होगा, सेपरेट करना होगा, और फिर ये जो जी एक्स है ना क्यू एक्स, इसको भी नीचे लेकर के जाते हैं, ठीक है, क्यू एक्स को नीचे लेकर के चले जाएँ, क्यू एक्स से अगर डिवाइड कर देंगे घटाने के बाद तो हमारा जी एक्स मिल जाएगा। फार्मूला बन गया भैया, बस इसी फार्मूले पर रखेंगे, फिर उसके बाद जो डिवाइड वाइड थोड़ा बहुत करना पड़ेगा वो करेंगे, और फाइनली हमको जी एक्स मिल जाएगा। चले पी एक्स में से आर एक्स को घटाते हैं, पी एक्स अपना ये है, ठीक है, चले पहले घटाते हैं इसको, एक्स क्यूब है माइनस 3x स्क्वायर है प्लस एक्स है प्लस 2 है, इसमें से आर एक्स कितना है भाई, ये वाला आर एक्स, ध्यान दीजिएगा, पहला कोसेंट है, दूसरा वाला आर एक्स है, इसको घटाएंगे, माइनस 2x प्लस 4, पहले ही माइनस आ गया तो ये प्लस हो जाएगा, ठीक है, 2x, क्योंकि घटा रहे हैं ना, घटाने पर क्या होगा, सबकी साइन बदल जाएगी, सबका चिन्ह बदल जाएगा, ये प्लस जो 4 दिख रहा है ये बेचारा -4 हो जाएगा। इतना घटाने के बाद आया जो, अब हमने पी एक्स माइनस आर एक्स कर दिया, ठीक है, ये चीज़ अपॉन में क्या करना है आपको, क्यू एक्स करना है, क्यू एक्स कितना है, x माइनस 2 करना है। क्लियर है, ये जी एक्स के लिए एक्सप्रेशन लिख रहे हैं हम, ठीक है। अब देखें यहाँ अपना जो, अब ये छोटा हो जाएगा थोड़ा सा, क्यों, क्योंकि ये जो 2x दिख रहा है ना, 2x ये और ये लाइक टर्म्स हैं, ये दोनों आपस में जुड़ जाएंगे, ठीक है, और थोड़ा छोटा हो जाएगा, और ये -4 और ये 2 भी आपस में एडजस्ट हो जाएंगे, मतलब कितना आया, एक्स क्यूब माइनस 3x स्क्वायर, और फिर x इस 2x के साथ जुड़ेगा प्लस 3x आएगा, और उसके बाद -4 और प्लस 2 कितना आएगा, -2, अपॉन में क्या रहेगा, x माइनस 2, ठीक है। यानी ये जो एक्सप्रेशन आया, अब हमें अगर हम इस एक्सप्रेशन को x माइनस 2 से डिवाइड कर दें तो काम बन जाएगा, डिवाइड कर दें तो हमें क्या मिलेगा, ये gx मिल जाएगा। तो अब डिवाइड करना है, चलो डिवाइड करते हैं, थोड़ा जगह बनाते हैं भैया, हमारे पास यही बचा हुआ है, इसी को छोड़ते बाकी सब मिटा देते हैं। जगह की बहुत कमी रहती है ना। क्या है, एक्स क्यूब माइनस 3x स्क्वायर प्लस 3x और फिर -2 है, इसको डिवाइड करना है x माइनस 2 से, देखते हैं कितना कोसेंट आता है भैया, वही gx की वैल्यू होगी, वही gx की वैल्यू होगी, कि ये सब कुछ हमने जो फाइंड किया है वो gx के लिए किया भैया, gx आएगा यहाँ से। डिवाइड करते हैं, पहला टर्म इसका x है, इसका पहला टर्म x क्यूब है, यानी हमें एक्स स्क्वायर टाइम्स डिवीज़न को लेकर के जाना होगा, और फिर जब एक्स स्क्वायर टाइम्स लेके जाएंगे तो पहला टर्म एक्स क्यूब हो जाएगा, एक्स स्क्वायर से इसमें मल्टीप्लाई करेंगे -2 में, -2x स्क्वायर हो जाएगा, और फिर क्या करना है, घटा देना, ये कट जाएगा, फिर इसको साइन चेंज कर देना है, -3x स्क्वायर प्लस 2x स्क्वायर यानी -x स्क्वायर आएगा, और फिर बचा है ये वाला टर्म भी यहाँ क्या करें, कॉपी कर देते हैं। कॉपी करने के बाद हमने देखा यहाँ x है, यहाँ x स्क्वायर है, मतलब हमें x टाइम्स तो लेके जाना ही है, लेकिन माइनस भी लिखा हुआ है यहाँ पर, क्या करेंगे भैया, यहाँ पर
माइनस लगा देंगे, माइनस एक्स टाइम्स लेके जाएंगे। अब जब माइनस एक्स टाइम्स लेके जाएंगे तो ये फाइनली पहला वाला माइनस एक्स स्क्वायर आएगा। माइनस एक्स से -2 में मल्टीप्लाई करेंगे तो +2x आएगा। फिर से क्या करेंगे, घटाते हैं इसको, और घटाते वक्त साइन को बदलना होगा, ये माइनस हो जाएगा। 3x में से 2x जाएगा, कितना, सिर्फ x बचेगा। फिर लास्ट में ये जो -2 बचा हुआ है उसको भी यहाँ उतार लेते हैं, और देखा हमने कि x -2 यहाँ भी है और यहाँ भी, यानी कि अब इसको छोड़ नहीं देंगे, एक बार और लेके जाएंगे, ठीक है, और x -2 आएगा। अब भैया पूरी तरीके से ये धाराशाही हो चुके हैं, रिमाइंडर में 0 आ चुका है, ठीक है, और ये जो वैल्यू आई है वो gx की वैल्यू आई है, यही gx है अपना, ठीक है, यही वो gx है भैया, जिससे इस पॉलिनोमियल को डिवाइड करने के बाद कोसेंट इतना आता और रिमाइंडर इतना आता। क्लियर है? इस पूरे चैप्टर को हमने अच्छे तरीके से पढ़ा, पूरे कॉन्सेप्ट को पढ़ा और अलग अलग डिफरेंट टाइप के क्वेश्चंस हमने इस पर सॉल्व किए। आई होप कि आप सबको ये वीडियो अच्छा लगा होगा। अब मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में दूसरे चैप्टर के साथ।